इतिहास सीरीज के अंतर्गत देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल के नवाब। ठीक है, कौन सा टॉपिक होगा हमारा? टॉपिक नंबर 3 है ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बंगाल के नवाब। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। इसमें प्लासी वगैरह बक्सर वगैरह सब कुछ हमारा आ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने जो रहा, जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। शाह सुजा, शहजादा सुजा ने, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, 4.5% की सीमा शुल्क से 30 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले मुक्त कर दिया। ठीक है, ध्यान रखो कितने परसेंट सीमा शुल्क लिखा हुआ है? 4.5%। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे तो इसमें लिखा है मुर्शिद कुली जफर खान ने कंपनी के दस्तखत को आंतरिक व्यापार के लिए प्रयोग में न लाए जाने की व्यवस्था थी। और तीसरा स्टेटमेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेबको ने भारतीय व्यापारियों को सीमा शुल्क से बचने हेतु दस्तखत को मतलब विक्रय कर दिया। पता ना उपयुक्त में से कितने कथन सही है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें आप देखेंगे 2 और 3 स्टेटमेंट की बात करेंगे पूरी तरीके से सही है। ठीक है, मतलब पहला स्टेटमेंट की बात करेंगे तो सासुजा, ठीक है, सासुजा में कह रहा हूं ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 4.5% सीमा सामान्य सीमा शुल्क से 30 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले मुक्त कर दिया, तो ये गलत है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे तो आपका जो दिया हुआ मुर्शिद कुली जफर खान ने कंपनी के दस्तखत को आंतरिक व्यापार के लिए प्रयोग में न लाए जाने की व्यवस्था दी। ठीक है, सर भाई साहब, आपको जो दस्तखत जो मिला है उसे आप आंतरिक व्यापार नहीं करोगे, ये स्टेटमेंट सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यापारियों के सीमा शुल्क से बचने हेतु दस्तखत को मतलब क्या कर दिया? विक्रय कर दिया, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो 30 लाख रुपया जो लिखा हुआ है, ठीक है, 30 लाख रुपया नहीं होगा, 3,000 रुपया होगा। ठीक है, क्योंकि बंगाल में सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापारिक छूट देने के लिए 1651 में, ठीक है, बंगाल के सूबेदार शाह सुजा ने एक फरमान जारी किया। जिसमें क्या था, उस फरमान में क्या था, उस फरमान में देखोगे तो 3,000 रुपये वार्षिक कर की अदायगी के बदले कंपनी को बंगाल, बिहार, ओडिशा में मुक्त व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, कितने रुपए थे? तो मात्र 3,000 रुपया था। कितने रुपए थे? ध्यान रखें, मात्र 3,000 रुपया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट का टिप्पणी यहाँ पे यह है, बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने अंग्रेज अधिकारियों को निजी व्यापार पर चुंगी लगाना अपना अधिकार समझा। ठीक है, तो अगर तुम निजी व्यापार अगर करोगे तो उस पर चुंगी देना पड़ेगा, क्योंकि दस्तखत आपको निजी व्यापार करने के लिए नहीं मिला है। कंपनी के अंतर्गत जो व्यापार जो उस व्यापार को आपको करना है। ठीक है, उसे कंपनी के निर्देश दिया कि दस्तखत का प्रयोग कंपनी के अधिकारी अपने निजी व्यापार के लिए न करे। ठीक है, किसने आदेश दिया? मुर्शिद कुली खान ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यापारियों को सीमा शुल्क से बचने हेतु दस्तखत को मतलब क्या करते? बेच दिया। अंग्रेजों को विशेष रियायत देने के संदर्भ में अजीम उस शान से मतभेद हो गया, जिसके कारण उसने 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल में राजधानी ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को मतलब क्या किया? बनाया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, तो 18वीं शताब्दी के सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नलिखित में से कहां पे थी? ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे मुर्शिदाबाद थी। ठीक है, मुर्शिदाबाद थी। ठीक है, पहले ढाका फिर मुर्शिदाबाद, ध्यान में रखेंगे। ढाका था, मुर्शिदाबाद था, फिर एक और भी राजधानी बनती है मीर कासिम के समय। बंगाल की राजधानी क्या हो जाती है? तो कुछ समय मुंगेर। के लिए मुंगेर भी आपकी राजधानी बन जाती है। ठीक है, तो बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद भी रहेगी, ढाका भी रहेगी और मुंगेर भी रहेगी। ठीक है, आप देखेंगे 18वीं शताब्दी में बंगाल में से किस निम्नलिखित नाजिम ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि को कम कर दिया? ठीक है, प्रश्न सुनिएगा। 18वीं शताब्दी में बंगाल के किस निम्नलिखित नाजिम ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि को मतलब क्या कर दिया? कम कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ नाम है, जैसे मुर्शिद कुली खान की बात करेंगे, सरफराज खान की बात करेंगे, अलवर्दी खान की बात करेंगे, या फिर सिराजदौला की बात करेंगे। तो किसने किया था? अलवर्दी खान ने। ठीक है, अगर पूछा जाएगा अलवर्दी खान नवाब कब बना था, तो 1740 में अलवर्दी खान नवाब बना था। ठीक है, किसे पराजित करके नवाब बना मुंगेरिया। था? तो ये मुर्शिद कुली खान का जो वंशज जो था, जिसका नाम था सरफराज खान। क्या नाम था? सरफराज खान। ठीक है, सरफराज खान को पराजित करके बंगाल का नवाब बना था। एक लड़ाई होती है 1740 में, उस लड़ाई को गिरिया के युद्ध के नाम से जानते हैं। गिरिया के युद्ध में सरफराज खान पराजित होता है। उसके बाद मुर्शिद कुली खान के हाथों में क्या आती है? सत्ता आ जाती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि 1740 में अलवर्दी खान बंगाल का नवाब बना, जानते हैं। गद्दी हटियाने के बाद उसने मुगल सम्राट को अपनी सत्ता की पुष्टि के लिए नजराना भेजा। ठीक है, नजराना क्या होता है? एक तरह का गिफ्ट होता था जो भेजा जाता था, लेकिन उसके बाद अपने 16 वर्षों के शासनकाल में उसने मुगल बादशाह को कभी राजस्व नहीं भेजा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, वह नाम मात्र के लिए मुगल सम्राट के अधीन था। अलवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मतलब मधुमक्खियों से की। ठीक है, और कहा कि जिन्हें छेड़ा ना जाए तो शहद देती है, लेकिन अगर छेड़ने पर मतलब क्या करती है? काट काट कर मार डालती है। ठीक है, अलवर्दी खान का ही वंशज जो था सिराजदौला था। कौन था अलवर्दी खान का? सिराजदौला कौन था जो कि आगे चलकर बंगाल का नवाब बना? क्या नाम था सिराजदौला? नाती था उसकी। नाती। जवाब नहीं था, नाती था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय की तुलना मधुमक्खियों से की थी? क्या बताएंगे, किसने की थी?
तो अलवर्दी खान ने यूरोपीय की तुलना किससे की थी? तो मधुमक्खियों से की थी। ठीक है। 1756 में ब्रिटिश द्वारा 1756 में ब्रिटिश द्वारा की गई कलकत्ता की किलेबंदी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने क्या माना? क्या माना? बंगाल का ब्रिटिश नियंत्रण माना। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अपनी प्रभुत्ता पे आक्रमण माना, भारत में ब्रिटिश की असुरक्षा को माना, या फिर बड़े पैमाने पर ब्रिटिश व्यापार में वृद्धि माना। ठीक है, ये एन अटैक अपॉन हिज सॉवरेनिटी। ठीक है, अपनी प्रभुत्ता पर मतलब क्या माना? आक्रमण माना। ठीक है, इसलिए मतलब क्या करता है? जाके किले पे आक्रमण करता है। क्योंकि 1756 में बलवर्दी खान की मृत्यु होती है। ठीक है, और उसका दौहित्र, दौहित्र का मतलब क्या होता है? नाती होता है, जो सिराजुद्दौला जो था वो गद्दी पे बैठता है। दस्खत के उपयोग के कारण अंग्रेज तथा सिराजुद्दौला के संबंध मतलब क्या हो गए? बिगड़ गए। रीजन क्या था? दस्खत जो दिया था कंपनी के व्यापार के हेतु दिया था, लेकिन अंग्रेज जो थे दस्खत का प्रयोग किस व्यापार में कर रहे थे? अपने निजी व्यापार में कर रहे थे। ठीक है, और सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को कलकत्ता में फोर्ट विलियम की किलेबंदी करने से रोका, तो अंग्रेजों ने आदेश मानने से इनकार कर दिया, और उसने परकोटे पे तोपे चढ़ा दी, जिससे नवाब ने अपनी संप्रभुता पर आक्रमण समझा, और नवाब ने 15 जून 1756 को फोर्ट विलियम को घेर लिया। ठीक है, कब घेरा? तो 15 जून 1756 को फोर्ट विलियम को घेर लिया, और अंग्रेजों ने मात्र 5 दिन के बाद मतलब क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, उसके बाद मतलब सिराजुद्दौला, ठीक है ध्यान में रखेंगे, सिराजुद्दौला ने मतलब क्या कि कलकत्ता का नाम बदलकर मतलब क्या रख दिया? अलीनगर रख दिया था। ठीक है, और एक अलीनगर की संधि भी होती है। ठीक है, जो कि प्लासी की लड़ाई से पहले ही संधि हो जाती है। ठीक है, यहीं पे कालकोठी ब्लैक होल की घटना होती है। ऐसा माना जाता है कि 146 अंग्रेजी बंदियों को, जिसमें स्त्री और बच्चे भी शामिल थे, 20 जून को, ठीक है ध्यान रखें, ठीक है, 20 जून 1756 की रात को बंद करने के बाद 21 जून की प्रातः कोठरी जब खोला गया तो उसमें से मात्र 23 लोग ही मतलब जीवित बचे थे। रीजन क्या था? जून का महीना था। जून की महीना में जानते हैं बंगाल में कितनी गर्मी पड़ती है, और कोठरी का साइज काफी छोटा था, जिसकी वजह से जब उनको उसमें कैद करके रखा गया तो बहुत कम संख्या में लोग जो थे जीवित बचे थे, मात्र 23 लोग ही मतलब जीवित बचे थे। ठीक है, इस घटना को ब्लैक होल का नाम दिया गया। ठीक है, ब्लैक होल घटना का वर्णन सर्वप्रथम हॉलवेन ने अपनी पुस्तक, ठीक है, एलाइव वंडर में किया था। पुस्तक का नाम क्या है? एलाइव, एलाइव वंडर। ठीक है, किसकी पुस्तक है ये? हॉलवेल की पुस्तक थी। ठीक है, कि हॉलवेल भी क्या था? हॉलवेल उस समय जो था डॉक्टर था। क्या था हॉलवेल पेशे से? क्या था? तो हॉलवेल की बात करेंगे तो ब्रिटिश सेना में मतलब डॉक्टर था। ठीक है, सिराजुद्दौला का प्रधान शत्रु प्रतिद्वंदिया पूर्णिया का नवाब जो था शौकत जंग था। शौकत जंग जो था उसका भाई था। ठीक है, कजन ब्रदर था। ठीक है, और मौसी की बात करेंगे घसेटी बेगम एवं राज वल्लभ थे। ठीक है, तो ये सबके सब उसके दुश्मन थे, इंक्लूडिंग मीर जाफर। ठीक है, चलिए अब आते किसके शासनकाल में ब्लैक होल की घटना घटी? तो बता ही देंगे, सिंपल प्रश्न है, सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल की घटना घटी। इस किताब की अच्छी क्या, अगर आप सोल्यूशन को पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद आपको 2-3 क्वेश्चन जो होगा सोल्यूशन से आपको मिलता है, इसलिए मैं सोल्यूशन भी आप लोग को करवा रहा हूँ। ठीक है, 1757 में अंग्रेजों के विरुद्ध सिराजुद्दौला के अभियान का तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण क्या था? 1757 में अंग्रेजों के विरुद्ध सिराजुद्दौला के अभियान का तत्कालीन कारण क्या था? अंग्रेजों ने अपनी वस्तुओं पे कर न देना, कलकत्ता पहुंचने वाली भारतीय वस्तुओं पर अंग्रेजों को तो भारी शुल्क लगा देना, नवाब की अनुमति या उसकी जानकारी के बिना अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में अतिरिक्त किलेबंदी किए जाना। ठीक है, तो यही ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा फोर्टिफिकेशन किया गया था विदाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ नवाब, या फिर विदाउट द परमिशन ऑफ नवाब। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो एक्स्ट्रा फोर्टिफिकेशन किया गया था, अतिरिक्त किलेबंदी की गई थी, इसीलिए मतलब क्या होता है? दिक्कतें आती है। ठीक है, आगे देखेंगे 1756 में कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा आक्रमण किए जाने का तत्कालीन कारण में से कौन एक था? ठीक है, तो फिर मतलब सेम क्वेश्चन ही है। ठीक है, ठीक है, कलकत्ता की किलेबंदी को ध्वस्त करने से अंग्रेजों का इनकार। ठीक है, जब यहाँ पे मतलब बोला से ठीक है तुम किला बना लिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम तुम पे आक्रमण नहीं करेंगे, किलो को तुम क्या करो? तोड़ दो, लेकिन उन्होंने मतलब किलो को तोड़ने से मतलब क्या किया? इनकार कर दिया। ठीक है, रिफ्यूजल ऑफ द इंग्लिश डिमोलिश फोर्टिफिकेशन ऑफ द कलकत्ता, मतलब कलकत्ता की किलेबंदी को ध्वस्त करने से उन्होंने इनकार कर दिया। इस वजह से मतलब क्या हुआ? इस वजह से आपको देखेंगे तो सिराजुद्दौला अपना सेना लेकर मतलब क्या करता है? कलकत्ता पे पहुंचता है। ठीक है, राजवल्लभ घासीती बेगम शौकत ये निम्नलिखित में से किसके दुश्मन थे? ये किनके शत्रु थे? तीनों के दिनों शत्रु किसके थे ये? ओके सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो सिराजुद्दौला के शत्रु थे राजवल्लभ जो था, ध्यान में ये बैंकर था आई थिंक, जगत सेठ राजवल्लभ की बात करेंगे तो बड़े क्या बोलते हैं, काफी मतलब भारत भ्रांत वर्ग के लोग जो थे उस समय कोलकाता के। ठीक है, घसीटी बेगम मौसी थी, शौकत जंग जो था उसका कजन ब्रदर था, ये सबके सब सिराजुद्दौला के मतलब क्या थे? शत्रु थे। अलीनगर की संधि कब हुई? ठीक है, 1756 में, 1756 में, और 1757 में, 1757 अलग अलग है। ठीक है, फरवरी 56 में, सितंबर 56 में, ठीक है, फरवरी 57 में, या फिर अप्रैल 57 में, कब होता अलीनगर की संधि? अप्रैल 57। बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान में अलीनगर की संधि की बात करेंगे तो 9 फरवरी, ठीक है ध्यान रखें, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर को संधि होती है। ठीक है,
ध्यान रखेंगे। अलीनगर की संधि किसके किसके बीच में होता है? सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में अलीनगर की संधि होती है, 57 में होती है। अगर पूछा जाएगा अलीनगर की संधि पहले हुई या फिर प्लासी की लड़ाई पहले हुई, तो कौन सा पहले होता है? अलीनगर की संधि पहले होता है कि प्लासी की लड़ाई पहले होता है? पहले अलीनगर की संधि होगी तब बिल्कुल, प्लासी। अलीनगर की संधि फरवरी में होती है। प्लासी की लड़ाई कब होता है? तो जून में प्लासी की लड़ाई होता है, ठीक है। इस संधि के द्वारा कंपनी के क्षेत्राधिकार विशेषाधिकार पुनः स्थापित हो गए। कंपनी को अपने स्थलों पर दुर्गीकृत करने और सिक्के डालने की अनुमति प्रदान की गई। नवाब ने 3 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में भी दिए। लेकिन बाद में ब्रिटिश जो होता है अपने आप को ना सुरक्षित महसूस नहीं करता है, उसको लगता है इस तरह की दिक्कत भविष्य में फिर से हो सकती है, तो ब्रिटिश जो है से मतलब सिराजदौला के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करना मतलब शुरू कर देगा। और इसके परिणाम स्वरूप कौन सी लड़ाई होती है? तो बैटल ऑफ प्लासी होती है, ठीक है। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद साहब दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, तो गलत है ये स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, ठीक है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, तो ये भी गलत है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, ठीक है। हाँ, प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजदौला की पराजय है, ठीक है। प्लासी की 1699, 1799 नहीं, 1799, 1699 ना, ठीक है। 1799 1799, सॉरी मिस्टेक, ठीक है। 1799। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजदौला के पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों को मिलकर षड्यंत्र रचा था। तीसरा नंबर स्टेटमेंट क्या हो गया? सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो बोला कौन सा कथन सही है? तो केवल 3 सही है, ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध जो अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच में हुआ था, 14 जनवरी 1761 को हुआ था। अब पानीपत के युद्ध के बारे में क्या कहा जाता है? से पानीपत के युद्ध ने तय कर दिया से भारत पे कौन शासन नहीं करेगा, करेगा नहीं, कौन नहीं करेगा उसको तय कर दिया, ठीक है। और मराठों का औपचारिक सेनापति की बात करेंगे, कौन था? तो विश्वास राव था, जो कि मतलब पेशवा का मतलब बेटा था। 14 साल का बच्चा था, आपको पता होना चाहिए। लेकिन वास्तविक सेनापति की बात करेंगे तो पेशवा का चचेरा भाई था, जिसका नाम था सदाशिवराव भाव था, ठीक है। युद्ध में अपार क्षति के साथ मराठों की मतलब क्या होती है? पराजय होती है। और काफी संख्या में मराठा जो थे मारे जाते हैं। कहा जाता है उस समय कोई ऐसा घर नहीं था जिस घर से किसी न किसी व्यक्ति कोई ना कोई व्यक्ति मतलब शहीद नहीं हुए थे, ठीक है। इतनी मतलब ये निर्णायक मतलब ये लड़ाई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें 1790 से 92 तक टीपू पराजित हुआ तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, ठीक है। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान होती है, न कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। प्लासी का युद्ध की बात करेंगे 23 जून 1757 के नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों के बीच में हुआ। सेनापति मीर जाफर ने ब्रिटिश षड्यंत्र में शामिल होने के कारण किसकी पराजय होती है? तो सिराजुद्दौला की पराजित होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्लियर? प्लासी की लड़ाई का भी स्मॉल डेट याद है? 23 जून। कब होती है? 23 जून, ठीक है। और प्लासी की लड़ाई से पहले फरवरी 1757 में कौन सी संधि होती है? अलीनगर की संधि, ठीक है, याद रहेगा। अब आते हैं, ठीक है। सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ, ठीक है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त होता है। किस युद्ध में परास्त होता है? तो बैटल ऑफ प्लासी में, ठीक है। किस लड़ाई में परास्त होता है? तो बैटल ऑफ प्लासी की बात करेंगे। प्लासी की लड़ाई में क्या होता है? क्या होता है? पराजित होता है, ठीक है। आप देखेंगे प्लासी की लड़ाई से कुछ फैक्ट हमारा जो है सो निकल कर आता है। सबसे पहले देखेंगे प्लासी की लड़ाई जो था नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में था, ठीक है। क्लाइव का नेतृत्व अंग्रेजी सेना के नेतृत्व कौन कर रहा था? क्लाइव कर रहा था, ठीक है। कब हुई? तो 23 जून 1757 को, ठीक है। मुर्शिदाबाद से दक्षिण भागीरथी नदी के किनारे प्लासी की मैदान में हुआ, ठीक है। पूछा जाता प्लासी की लड़ाई किस नदी के किनारे हुआ? तो ध्यान में रखिएगा कौन सा नदी है? भागीरथी नदी। कौन सी नदी है? भागीरथी नदी का नाम ध्यान में रखना है, ठीक है। इस भागीरथी नदी के किनारे प्लासी के मैदान में पश्चिम बंगाल में युद्ध होता है, ठीक है। यह युद्ध दोनों सेनाओं के बीच प्रतीकात्मक ही साबित हुआ, क्योंकि साजिश के चलते नवाब की ओर से मीर जाफर और मुराद दुर्लभ अपनी सेनाओं के साथ निष्क्रिय रहे, ठीक है। मीर जाफर ने भी किसी प्रकार का समर्थन नहीं किया। राज दुर्लभ की बात करके ब्रिटिश को समर्थन कर रहा था, ठीक है। सिराजुद्दौला की ओर से लड़ने वाले 2 लोग जो थे उन्होंने मतलब क्या था? अंतिम तक सिराजुद्दौला का समर्थन किया और सिराजुद्दौला के प्रति अपनी वफादारी बनाकर रखी। उसका नाम था मोहन लाल एवं मीर मदान, ठीक है। क्या नाम था? दोनों के दोनों जो सिराजुद्दौला का वफादार था इस युद्ध में, कौन था? मोहनलाल और मीर मदान जो था सिराजुद्दौला का वफादार बनकर आया, ठीक है। तो मोहनलाल और मीर मदान के अधीनता वाली एक छोटी सेना ने, जिसमें एक फ्रांसीसी अफसर से सहायता मिल रही थी, युद्ध में भाग लिया, ठीक है। इस प्रकार ब्रिटिश सेना बिना कोई विशेष लड़ाई लड़े ही युद्ध जीत गया। इसलिए इस युद्ध को ब्रिटिश सरकार की प्रतीकात्मक युद्ध कहा जाता है। और ब्रिटिश सरकार का वास्तविक युद्ध जो होता है, बक्सर की लड़ाई जो होती है, उसको वास्तविक लड़ाई कहा जाता है। ये किस प्रकार की लड़ाई थी? प्रतीकात्मक लड़ाई थी, ठीक है। इस विजय को भारत के ब्रिटिश राजनीतिक प्रभुत्व का आरंभ हो गया। सिराजुद्दौला अपनी पत्नी, ठीक है, इसका नाम था, क्या नाम था? लुत्फी निसा बेगम, ठीक है। आपने कहीं भी इसका नाम नहीं देखा होगा, बहुत सारी किताब में मिसिंग है, लेकिन मैं भी कहीं पूछ लेते क्या नाम था?
लुत्फी निसा बेगम, क्या नाम था? लुत्फी निसा बेगम, ठीक है, उसकी पत्नी के नाम था, ठीक है। उसके साथ भागकर कहाँ पहुंचा? ठीक है, मुर्शिदाबाद, जहां मीर जाफर के पुत्र मीरन ने उसकी हत्या कर दी। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, पहले मुर्शिदाबाद कहा था, फिर पटना भागा था, ठीक है। इसकी हत्या मुख्यतः कहाँ पे हुई थी? तो पटना में इसकी हत्या मुख्यतः हुई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? तो पटना में इसकी मतलब क्या हुई थी, ध्यान में रखेंगे, इसकी हत्या हुई थी, ठीक है, ध्यान में रखना। किसने हत्या की थी? तो मीर जाफर के पुत्र मीरन ने की थी, ठीक है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत ने, ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासन की मतलब क्या थी, नींव रख दी थी। इसका मुख्य प्रतिफल बंगाल के नवाब पे ब्रिटिश प्रभाव की क्या होती है, वृद्धि से होती है। बंगाली कवि, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नाम या नवीन चंद्र सेन, ठीक है। शाश्वत रात का, दुख भरी शाश्वत नाइट कहा था, मतलब समझ, इससे बड़ा मतलब दुखी पल जो है कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ध्यान में, जिसका मुख्य प्रतिफल बंगाल के नवाब का ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि थी, ठीक है। अब बंगाली कवि नवीन चंद्र सेन ने प्लासी के युद्ध के परिणाम को एक अस्थायी दुख भरी रात कहा था, ठीक है। जबकि सर यदुनाथ सरकार ने 23 जून 1757 को भारत का मध्यकालीन युग का अंत, आधुनिक युग का प्रारंभ माना था। दोनों स्टेटमेंट याद रखिएगा, ठीक है। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई जो होती है, जहां पे माना जाता है कि इस लड़ाई के बाद मध्यकालीन युग का अंत हो जाता है, और यहीं से मतलब क्या होता है, आधुनिक युग की प्रारंभ होती। कथन किसका? तो यदुनाथ सरकार का है। अब प्लासी की लड़ाई के बाद, ठीक है, प्लासी के युद्ध के परिणाम को एक अस्थायी दुख भरी रात, ठीक है, एक शाश्वत दुख भरी रात की संज्ञा किसने दी थी? तो नवीन चंद्र सेन ने दी थी, जो कि मतलब कौन था? बंगाली कवि था, ठीक है। याद रहेगा? याद रहेगा कि भूल जाएंगे? बिल्कुल सर, याद रहेगा। याद करेंगे, याद चलिए, ठीक है, रखेंगे आप, सर। हाँ बिल्कुल, ठीक है। प्लासी की लड़ाई कब लड़ा गया था? तो स्मॉल डेट बता दीजिए, तारीख बताइए, कि तारीख नहीं 23 बताएंगे जून आप लोग भी? 1757। ठीक है, 23 जून क्या? 1757। 23 जून, ठीक है, बेल सुनिए, ठीक है। अब प्लासी की लड़ाई किस नदी के किनारे लड़ी गई थी? जस्ट मैंने बताया, कौन सी नदी थी? भागीरथी। भागीरथी, वेरी गुड, बहुत सुंदर, ठीक है। प्लासी का युद्ध मतलब कहाँ पे, प्लासी का मैदान जो है कहाँ पे सिचुएटेड है, तो क्या बताएंगे? पश्चिम ठीक बंगाल। है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रमुख कारण क्या था, ठीक है, मतलब द व्हाट वाज द मेन आउटकम ऑफ ब्रिटिश वायसराय, ब्रिटिश विक्ट्री इन द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रमुख प्रतिफल क्या था? बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना हो जाती है। बंगाल में नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव वृद्धि हो जाती है, ठीक है। ब्रिटिश शासन की स्थापना नहीं होती है, ध्यान में गलती मत कीजिएगा, क्योंकि शासक तो क्या बनेगा, नवाब भी बनेगा, लेकिन उसके ऊपर मतलब किसका रूल आ जाएगा? तो नवाब किसके अधीन काम करेगा? तो ब्रिटिश के अधीन काम करेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही, गलती से ये मत मार लीजिएगा, पहला वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा है जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ किया? बक्सर के युद्ध, प्लासी के युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई, फिर 1857 की लड़ाई, कौन सा होगा? बक्सर। देखिए, दो तरह का प्रश्न इसमें बनेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की बात करेंगे, ठीक है, प्रारंभ किया, अगर प्रारंभ किया अगर पूछेगा तो प्लासी करेंगे, ठीक है। अगर स्थापित किया तब कहेगा तब बक्सर करेंगे, क्योंकि प्लासी के युद्ध से ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ होती है, और बक्सर के युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हो जाती है, ठीक है। समझ रहे हैं दोनों चीज को? एक प्रारंभ हो रहा है, और दूसरे से मतलब क्या हो रहा है, स्थापित हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्लासी प्लासी के युद्ध में कौन हार रहा है? एक एक लोकल राजा हार रहा है ना। बंगाल तो क्या है, जैसे भारत का डेट टाइम एक पार्ट ही है ना। लेकिन बैटल ऑफ प्लासी में आप किसे, बैटल ऑफ बक्सर में किसे हरा रहे हो? तो भारत के, पूरे भारत के नवाब को हटा रहे हो, मुगल शासक को हरा रहे हो, साथ में पूरे अवध के शासक को हरा रहे हो, इंक्लूडिंग आप देखोगे तो उसमें बंगाल के शासक भी पराजित हो जाते थे। तीनों क्षेत्र, सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे तो उसमें मुगल शासक शामिल था, जो कि भारत का अभी भी मुगल के शासक के अधीन ही संपूर्ण भारत था, भले ही कमजोर हो गया था, डजेंट मैटर, ठीक है। तो अगर पूछेगा ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हो गया तो बक्सर की लड़ाई, अब ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ हो गया तो प्लासी की लड़ाई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं, निम्नलिखित में से किस एक कवि ने प्लासी की लड़ाई को अस्थायी दुख भरी नाइट, ठीक है, ए नाइट फुल ऑफ ग्रीफ, किसने कहा था? अभी जस्ट मैंने उसका नाम लिया, नवीन चंद्र सेन सर, नवीन चंद्र सेन। बिल्कुल नवीन चंद्र सेन ने कहा था। प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, किसने बोला था? भाई साहब, मध्यकालीन भारत समाप्त हुआ, अब यहाँ से हम लोग जो है मॉडर्न इंडिया की पढ़ाई करेंगे, ठीक है, मतलब मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होगी, आधुनिक भारत की शुरुआत होगा। ये कथन किसका था? यदुनाथ सरकार। यदुनाथ सरकार का। किसका स्टेटमेंट है? तो ध्यान रखेंगे, यदुनाथ सरकार की स्टेटमेंट है। बंगाल में प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेज ने नवाब पद को बनाए रखा। क्यों बनाए रखा? क्योंकि वो सोचते थे कि व्यवस्था अभी तक उनके हितों के साथ असंगत नहीं हुई है, ठीक है, दैट्स द राइट आंसर, ठीक है। मतलब उनका मानना था कि व्यवस्था अभी भी उनके हितों के साथ असंगत नहीं हुई है। हो सकता था नवाब को हटाने के बाद खुद ही सत्ता को वो मतलब क्या करते, सत्ता पे बैठ जाते, तो हो सकता तो वहां की जनता जो थी उनके खिलाफ मतलब क्या करती,
क्या करती, विद्रोह कर देती, ठीक है। लेकिन नवाब ने क्या किया, ब्रिटिश ने सोचा से कठपुतली नवाब को बना देते, जो हमें चाहिए वो नवाब से तुमको मिलता भी रहेगा और हम लोग को विद्रोह न झेलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 23 जून 1757 को प्लासी की विजय के उपरांत बंगाल पूर्णतः अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया, परंतु तत्कालीन राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिस्थितियों के कारण वे इसमें कंपनी के पास पर्याप्त प्रशासनिक तंत्र का अभाव था जिससे वे निजामत कार्य को कर सके, या पूर्णतः अभाव था, ठीक है। मतलब वो पूरी तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने के लिए उस समय पूर्णतः तैयार ही नहीं थे, क्योंकि आप देखेंगे से उस समय कंपनी की सेना बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि क्लाइव जब यहाँ पे कलकत्ता पे जब अधिकार कर लिया जाता है, कंपनी की सेना जब यहाँ से क्या होती है, पराजित हो जाती है, सेना को मद्रास से बुलाना पड़ता है, ठीक है। तो कंपनी उस समय उतना व्यवस्थित नहीं था, तो इसने बोला से भाई साहब सीधे उत्तरदायित्व नहीं स्वीकारेंगे, और तो उन्हें मीर जाफर की अपनी कठपुतली सरकार को बंगाल की नवाबी प्रदान कर दी, और बंगाल में हर संभव तरीके से मतलब क्या किया, उसने शोषण किया, जिससे इतिहासकारों ने मतलब क्या, बंगाल का लूट, ठीक है, डकैत ऑफ बंगाल तक कहा गया है, ठीक है। अगर निजामत स्वयं लेकर शोषण करते तो जनता के प्रति स्वयं जिम्मेदार होते, और बहुत संभव होता है कि उनको विद्रोह का भी सामना करना पड़ता। तो जनता के विद्रोह से बहुत अधिक डरते थे, वैसे जनता का गुस्सा हो भी तो किसके खिलाफ हो, नवाब के खिलाफ हो, ना कि मतलब ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। ब्रिटिश एम्पायर तो डेट टाइम था नहीं, कंपनी कह लीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारत में सिराजदौला के प्रति स्वामी भक्त में विशिष्ट था, तो कौन था, दो का नाम बताया ना, एक मीर मदान था, दूसरा कौन था, मीर मदान, और मीर मदान के अलावा कौन था, चिताब रॉय। चिताब राय। क्लाइव ने प्लासी के युद्ध के पूर्व में बंगाल में सेनापति मीर जाफर, मोहनलाल मीर मदान, वेरी गुड, ठीक है। मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ, अमीन चंद्र को अपनी ओर मिला लिया, ठीक है। सबके सब क्या होते हैं, अंग्रेजों से जाकर मिल जाते हैं। प्लासी के युद्ध के दौरान नवाब का एक अधिकारी मीर मदान पूरी तरह से स्वामी भक्त था, ठीक है। तो दो लोग, एक मीर मदान थे और मोहनलाल थे, ठीक, काश्मीरी थे ये, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उन्होंने गोली लगने के बाद युद्ध का परिणाम बदल गया, क्लाइव ने युद्ध मतलब था जीत लिया, ठीक है। मीर जाफर वाज कौन था, मीर जाफर क्या था, ध्यान रखेंगे, बंगाल का नवाब मीर जाफर था। क्यों, कब बंगाल का नवाब बना था, जून 1757 में क्लाइव ने मुर्शिदाबाद में मीर जाफर को मतलब बंगाल का नवाब पद पर आसीन किया। इसी समय बंगाल में कंपनी ने नृत्य निर्माता का भूमिका की शुरुआत की, मतलब शासक कौन बनेगा बंगाल का, इसमें मतलब कौन था, कंपनी ने अपनी भूमिका अदा की। बंगाल की नवाबी प्राप्त करने के उपलक्ष्य में मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जमींदारी पुरस्कार के रूप में दिया, मतलब 24 परगना का जो जमींदारी जो था नवाब ने किसे दे दिया, कंपनी को दे दिया, ठीक है। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाना प्रथम क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बंगाल अंग्रेजों के अधीन हो गया। मीर जाफर भी रक्षा एवं पद हेतु अंग्रेजों पर मतलब पूरी तरीके से क्या था, निर्भर था, ठीक है। इसी समय अंग्रेजों की नीतियों में भी परिवर्तन आया, ठीक है। उन्होंने नवाब के अधिकारियों को समाप्त करना, नवाब के जो अधिकार जो था उसको समाप्त करना प्रारंभ कर दिया। फिर सने सने मतलब धीरे धीरे शक्ति कंपनी के हाथों में चले गया। 1760 ईस्वी में मीर कासिम की जगह मीर जाफर के जगह मीर कासिम को नवाब बनाया गया। लेकिन मीर कासिम से इनका संबंध क्या होता है, 1760 के बाद क्या होता है, खराब होने लगता है। इसलिए मीर कासिम जो था अपनी राजधानी को उठाकर कहाँ ले जाएगा, मुंगेर ले जाएगा, ठीक है। वहां पे कोशिश करेगा अपने सेना को सशक्त बनाने के लिए, और फ्रांसीसी से सहायता लेना प्रारंभ करेगा। उसके बाद देखोगे पटना के फैक्ट्री पे आके आक्रमण कर देता है, जिसको पटना मास्केयर या फिर पटना का मास्केयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। मतलब काफी संख्या में मतलब ब्रिटिश अधिकारी को मारा जाता है पटना में मीर कासिम के द्वारा, फ्रांसीसी और मीर कासिम के द्वारा, ठीक है। इसको पटना मास्कर के नाम से जानते हैं। 1765 में तो बैटल ऑफ बक्सर होती ही है, ठीक है। दिया ही होगा पटना मास्कर के बारे में इसमें, ठीक है। मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों की नीति का एक महत्वपूर्ण मोड़ क्या आया, तो सने सने नवाब के अधिकार मतलब जो थे, ग्रेजुअली टर्मिनेट द राइट्स ऑफ नवाब, धीरे धीरे मतलब जो नवाब के जो अधिकार जो थे उनको मतलब क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। बंगाल के इन जिलों की पहचान कीजिए जिनके राजस्व प्रशासन को 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित करके मीर कासिम ने बंगाल की नवाबी प्राप्त की थी। तो कौन कौन सा जिला उनको दे दिया गया था, तो उनको बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव जो था मीर कासिम के द्वारा इनको दिया गया था। कौन कौन सा जिला था, जिला के नाम क्या बताएंगे, बर्धमान था, मिदनापुर था और चटगांव था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वर्ष 1760 में मीर कासिम का दमाम, मीर जाफर का दमाम मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। कब बनता है, 1760 में जो था मीर कासिम जो था बंगाल का नवाब बना। उसने कलकत्ता काउंसिल के मध्य संधि के तहत कंपनी के प्रमुख, कंपनी को बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव देना शुरुआत किया। कौन कौन सा गांव दे दिया कंपनी को, ठीक है, बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव देना शुरुआत मतलब स्वीकार किया। उसने कंपनी के प्रमुख अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया। वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां ले गया, मुर्शिदाबाद से उठाकर कहां ले गया, तो मुंगेर ले गया।
मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति से करने का निश्चय किया। और इसमें किस यूरोपीय शक्ति का मतलब उसने सहायता लिया? किस यूरोपीय शक्ति का सहायता लिया? फ्रांस। फ्रांस का सहायता लिया। ठीक है, फ्रांस का एक सीनियर ऑफिसर को भी उसने नियुक्त किया था। राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया। मीर कासिम की बढ़ती लोकप्रियता से अंग्रेज जो थे सशंकित हो गया। नवाब की राजनीतिक महत्वाकांक्षी तथा आंतरिक व्यापार के प्रश्नों पर झगड़े शुरू हो गए। ठीक है, इसी दौरान कंपनी द्वारा दस्तखत का दुरुपयोग किए जाने लगा। तो कंपनी ने देखा दस्तखत का जब दुरुपयोग कर रहा है तो यहाँ पे मतलब देखा से भारतीय जो है सो मतलब व्यापार नहीं कर पा रहे, उनसे चुंगी लिया जा रहा है, कंपनी चुंगी फ्री व्यापार कर रहा है। तो उन्होंने मतलब भारतीयों को लेकर भी मतलब क्या किया, सबके लिए मतलब सभी आंतरिक कर समाप्त कर दिए। ठीक है, अब अंग्रेजों पर भी आंतरिक कर नहीं था, कंपनी पे भी नहीं था, अब भारतीय व्यापारियों पे भी नहीं था। तो इससे भी अंग्रेज जो थे गुस्सा हो गए थे, क्योंकि जब सब बराबर कर दोगे तो अंग्रेजों का विशेष अधिकार तो मिल नहीं रहा है। पहले भारतीयों पे कर था, अंग्रेजों पे नहीं था, तो उनकी सामान सस्ता बिकती थी, भारतीयों का सामान महंगा बिकता था। इस वजह से मतलब कंपनी को व्यापार में प्रॉफिट होती थी। लेकिन यहाँ पे सब पे मतलब क्या किया, उन्होंने पूरी तरीके से मतलब क्या किया, आंतरिक कर को मतलब क्या किया, समाप्त कर दिया। अंतर्राज्यीय व्यापार का पुनः उन्मूलन करने के कारण मीर कासिम ने भी सभी आंतरिक कर समाप्त कर दिए। अंग्रेजों ने इसका विरोध किया और मीर कासिम और नवाबों को पद से हटाने के लिए बक्सर के युद्ध की मतलब क्या कर दी, घोषणा कर दी। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया? चलिए बताइए, किसने किया? तो मीर कासिम ने किया। ठीक है, और मुंगेर में जाके बंदूक की कारखाना भी स्थापित करता है। मीर कासिम ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, क्या था मुख्य कारण, क्या था? तो ऑप्शन आएगा तो आप लोग पहचान जाएंगे। बताइए क्या था मुख्य कारण? तो मुख्य कारण था कंपनी के अंतर्राज्यीय व्यापार का पुनः मतलब क्या करना। ठीक है, कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड बाय द कंपनी। ठीक है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता कब मानी जाती है? ठीक है, तो बक्सर के युद्ध को प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, क्योंकि आप देखोगे जो मतलब ये 1757 की जो लड़ाई थी उसको प्रतीकात्मक मानते हैं। क्या मानते हैं उसको? प्रतीकात्मक जीत मानते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये जो था वास्तविक जीत था, बैटल ऑफ बक्सर था। ठीक है, भारत में ब्रिटिश कंपनी की निर्णायक सैन्य सफलता बक्सर का युद्ध माना जाता है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला के नेतृत्व में संयुक्त सेना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ। ठीक है, आप यहाँ पे हमें ये बताओ, इसमें से बक्सर के युद्ध में संयुक्त सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? संयुक्त सेना होगा हेक्टर मुनरो? नहीं, शाह आलम द्वितीय कर रहा था। शाह आलम द्वितीय होगा। शाह आलम द्वितीय की बात करेंगे उस समय कौन था? ये मुगल शासक था। ठीक है, और सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं है, सुजाउद्दौला है। ठीक है, कहाँ का नवाब था सुजाउद्दौला? अवध का। अवध का नवाब था। ठीक है, और ये बंगाल का नवाब था मीर कासिम। प्लान कहाँ पे बना था, किसके यहाँ पे प्लान बना था? तीनों मिलकर क्या करेंगे, हमला करेंगे। कहाँ पे प्लान बना था? अवध में प्लान, लखनऊ में प्लान बना था, सुजाउद्दौला में बना था। बिल्कुल ठीक है। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन का? हेक्टर मुनरो ने किया। मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने संयुक्त सेना को बुरी तरह पराजित किया। इस युद्ध ने अंग्रेजों की शक्ति को सुदृढ़ एवं अस्तित्व प्रदान किया। साथ ही भारत का दास्ता का युद्ध भी मतलब क्या, युग भी मतलब क्या होता, प्रारंभ हो जाता है। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित कर दिया, कौन सा युद्ध था? निर्णायक युद्ध के रूप में किसे जानते हैं? तो बक्सर के युद्ध को निर्णायक युद्ध के तौर पे हम लोग जानते हैं। ठीक है, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया था? शाह आलम, सिराजुद्दौला और मीर कासिम, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर बात किया। ठीक है, अब आते हैं बक्सर की 1764 में कौन कौन मित्र थे। ठीक है, तो ध्यान रखें, अवध का नवाब, मुगल सम्राट और बंगाल का नवाब जो थे आपस में क्या थे? ये सबके सब क्या थे? मित्र थे। ठीक है, ध्यान में रखना। अब आते हैं बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाला अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष कौन था? तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे प्रश्न पूछता है बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाले अंग्रेजी सेना का मतलब हेक्टर मुनरो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नीचे है। ठीक है, मुनरो। ठीक है, क्या नाम था? मुनरो था। ठीक है, ध्यान रखें। ठीक है, मेजर मुनरो या फिर हेक्टर मुनरो। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपना राज्य स्थापित करने की कुंजी प्रदान कर दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1765 में इलाहाबाद की संधि ने ब्रिटिश को बंगाल में अपना राज्य स्थापित करने में मदद किया। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। ठीक है, अब हमें बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो ध्यान में रखेंगे बक्सर का युद्ध था 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब कंपनी की सफलता ने भारत में अपना राज्य स्थापित करने में कुंजी प्रदान कर दी। इस युद्ध के पश्चात अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कलाइव को दो अलग अलग संधियां की, जो कि इलाहाबाद की संधि के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें कितने उपबंध थे? एग्जाम में पूछा जाता है, इलाहाबाद की जो संधि जो हुई इसमें कितने उपबंध थे? उसमें 11 उपबंध थे। या फिर पूछ सकता है कितना सूत्री था? तो 11 सूत्री था। कितने सूत्री थे?
तो 11 सूत्री थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पहला क्या था, तो मुगल बादशाह को ब्रिटिश कंपनी के संरक्षण में ले लिया गया और इलाहाबाद में रहने के लिए कहा गया, ठीक है। मतलब मुगल शासक जो था दिल्ली में नहीं रहेगा, कहां पर रहेगा, इलाहाबाद में रहेगा, ठीक है। इलाहाबाद में करा क्षेत्र मतलब क्या किया गया, शाह आलम को दे दिया गया, जो कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला से प्राप्त हुआ था। शाह आलम को कितने रुपए देने पड़ेंगे, 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले, मतलब शाह आलम को मिले। ब्रिटिश कंपनी को बंगाल, बिहार में उड़ीसा की नवाबी प्रदान कर दी गई, कितने लाख रुपए के बदले, ठीक है, 26 लाख रुपए के बदले, ठीक है। शाह आलम को निजामत वे के लिए, मतलब निजामत निजी वे के लिए उनको कितने पैसे मिलेंगे, 53 लाख रुपए और कंपनी देगी, ठीक है। कंपनी को उत्तरी सरकार हैदराबाद का उत्तरी क्षेत्र की जागीरदारी, मतलब जो थी उत्तरी सरकार, ठीक है, हाँ, शाह आलम कंपनी को देगा 53 लाख। शाह आलम को निजामत हुए थे, ब्रिटिश कंपनी तरफ नहीं, ब्रिटिश देगी, शाह आलम नहीं देगा, ठीक है। और उत्तरी सरकार जो उड़ीसा का जो हिस्सा जो था वो भी मतलब जागीरदारी के रूप में कंपनी को प्राप्त हो गया, ठीक है। इस संधि के तहत, ठीक है, मुगल बादशाह रबर की मुहर कंपनी का पेंशनर बन के रह गया, ठीक है। कंपनी ने नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया, ठीक है। उसके बाद बंगाल का नवाब कौन बनता है वो भी आपको ध्यान में रखना, कौन बनता है, नजमुद्दौला बंगाल का नवाब बना। और मोहम्मद राजा खान को बंगाल का तथा राजा सिताब राय को बिहार का उप दीवान भी नियुक्त किया गया। तीनों ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बक्सर के युद्ध के बाद या फिर इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल का नवाब कौन बनता है, नजमुद्दौला बनता है। कौन बनता है, नजमुद्दौला बनता है, ठीक है। अब बंगाल तथा बिहार का उप दीवान कौन बनता था, बंगाल का जो था मोहम्मद राजा खान बनता है, ठीक है। बिहार में कौन थे, तो राजा सीताब राय, ठीक है। दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है, राजा खान और राजा सीताब राय का नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सारे प्रश्न जो थे किससे थे, तो ध्यान में रखिएगा। ये 1765 में जो 12 अगस्त 1765 को एक संधि होती है, ठीक है। दूसरा संधि की बात करेंगे 16 अगस्त की होती, कब होती है, 16 अगस्त की संधि होती है। यहाँ पे कंपनी के बिहाफ पे संधि कौन कर रहा था, कौन था संधि में कंपनी के बिहाफ पे, क्लाइव। हाँ ठीक है, कौन था, क्लाइव था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अगस्त 1765 में संपादित इलाहाबाद की संधि के विषय में असत्य है, ठीक है। अब जो ऊपर जो हम लोगों ने प्रश्न देखा था उसी पे मतलब क्या होगा, आधारित होगा क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान में रखना। क्या था तो बताएंगे यहाँ पे, राइट आंसर पे आते हैं, ठीक है। युद्ध के हार जाने के रूप में सिराजदौला के निष्पादन के तत्काल बाद 50 लाख रुपए की किस्त में अंग्रेजों को देने हेतु सहमत हुआ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है, क्या है, ये गलत है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। कितना मिला था, 26 लाख रुपया, मतलब जो था पेंशनर के रूप में क्या था, इसको मिलेगा, क्या नाम है इसका, शाह आलम को, ठीक है। इसमें 11 उपबंध है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुगल सम्राट शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांतों के दीवानी का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस संधि से प्राप्त हुआ, ये भी ठीक है, ठीक है। इस संधि द्वारा करा और इलाहाबाद को छोड़कर संपूर्ण अवध जो था सिजाउद्दौला को दे दिया गया, क्योंकि करा और इलाहाबाद किसे दिया गया, तो शाह आलम को मिला था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आप देखेंगे आगे, ठीक है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार दे दिए गए, ठीक है। 1765 में गवर्नर कौन हो जाएंगे, तो भाई साहब फिर से मतलब क्लाइव जो होता है वापस लौट के चला आता है, ठीक है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अनुदान 1765 में किसके साथ संधि से प्राप्त हुआ, तो किसके साथ संधि होता है, ध्यान में रखेंगे, तो शाह आलम द्वितीय के साथ मतलब क्या होता है, संधि होता है, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, सर ध्यान में 32 रखेंगे। नंबर एक बार देखिए ना, 32 का 50 लाख रुपया देने का था, लेकिन वो अवध को नवाब का था, शाह आलम को नहीं था। हाँ ठीक है, तो गलत है ये, ठीक है, तो गलत ही तो चुनना था ना, क्या नहीं था, 50,000, लेकिन उसको नहीं था, अवध को नवाब को देना था जिधर जाना। जो आप 26 लाख बोले वो नहीं था। नहीं, अवध के नवाब को देना था 50 लाख रुपया, ठीक है, अवध के नवाब को 50 लाख रुपया, ठीक है, देना था। उसके बदले में अवध को नवाब को क्या मिल जाता, हाँ, अवध के नवाब को 50 लाख रुपया देना और 26 लाख नहीं होगा, हाँ, ठीक है, गलत है ये, ठीक है। अब देखेंगे आगे, ठीक है। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त हुई, 12 अगस्त को, 18 अगस्त को, कब होगा, तो ध्यान रखेंगे 12 अगस्त को, ठीक है, बिल्कुल। पहले आप देखेंगे प्रश्न, ठीक है। इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे नियुक्त किया, मतलब बंगाल का उपदीवान मोहम्मद राजा खान, ठीक है। बिहार का कौन था, सिताब राय, ठीक है। अब यहाँ पे बताना है, ठीक है, क्लाइव द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा के दीवानी कब प्राप्त हो गया, तो 1765 में, ठीक है। क्लाइव का भारत आगमन क्या होगा, पहले होगा, इससे पहले, ठीक है। निजामत अधिकार की बात का हस्तांतरित किया गया, अपना अधूरा कार्य छोड़कर वापस जाना, ठीक है।
इस सबको सजाना है, ठीक है। इसका आंसर जो होगा सजाना पड़ेगा डेट के हिसाब से, 1 मिनट। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में नियोजित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो होगा आपका क्या होगा, तो ये सभी बातें रॉबर्ट क्लाइव के लिए कहेगी। क्लाइव अपना कार्य बीच में छोड़कर 1760 में वापस चला गया था, ठीक है। द बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्लाइव जो था वापस चला गया था, ध्यान रखेंगे। अब वर्ष 1765 में क्लाइव जो था ये सबसे 1 नंबर में होगा, ठीक है। क्लाइव मतलब भारत, फिर मतलब कब वापस आएगा, तो ध्यान रखेंगे भारत फिर से वापस आएगा 2 नंबर पे, ठीक है। जब 2 नंबर पे क्लाइव जब भारत जब वापस आ गया तो साथ में क्या करेगा, इलाहाबाद की संधि करेगा 3 नंबर पे, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे निजामत अधिकार नवाब को हस्तांतरित कर दिए कि ये आपका कितना नंबर पे होगा, तो ये आपका 3 नंबर पे होगा, ठीक है। तो 4-2-1-3 आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देखेंगे सभी बातें रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित है। क्लाइव अपना कार्य बीच में छोड़कर 1760 में वापस चला गया था और 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, तो फिर वो वापस आता है, ठीक है। इलाहाबाद की संधि से ही कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होती है। इसके बाद उसने निजामत अधिकार नवाब को सौंप दिया, ठीक है। निजामत अधिकार किसके पास था, नवाब के पास था, ठीक है। दीवानी अधिकार किसके पास था, तो दीवानी अधिकार अंग्रेजों के पास था, ठीक है। तो इसको जरा आप लोग ध्यान से लिखेंगे तो ये आसानी से आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दीवानी से अंग्रेजों को किसका अधिकार प्राप्त हुआ, ठीक है। दीवानी से अंग्रेजों को किसका अधिकार प्राप्त हुआ, ठीक है। तो राजस्व वसूलने का अधिकार जो था अंग्रेजों के पास था, ठीक है। और नवाब के पास कौन सा अधिकार दिया गया था, नवाब के पास, प्रशासन को ठीक है, प्रशासन का अधिकार दिया गया था। लेकिन क्या बोलेंगे उस अधिकार को, ठीक है, उस अधिकार को क्या बोलेंगे, ऊपर में देखें ना हम लोग, ठीक है। क्या बोले, निजामत अधिकार। निजामत अधिकार किसके पास था, निजाम के पास था। अब वित्तीय अधिकार या फिर दीवानी अधिकार की बात करेंगे किसके पास था, तो ध्यान में रखेंगे उसके ब्रिटिशर्स के पास था, ठीक है। अब देखेंगे, ठीक है, लड़ाना। अब इसमें सही तरीके से देखिए। सबसे पहले पांडीवास का युद्ध कब होता है, 1760 में, ठीक है। बक्सर का युद्ध की बात करेंगे तो 1765 में, ठीक है। प्लासी के युद्ध की बात करेंगे तो 1757 में, ठीक है। अंबर का युद्ध कब होता है, अंबर का युद्ध बताइए, 1749 में, 1749 होता है। में, ठीक है। 1749 में अंबर का युद्ध, जैसा कि आप बता रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले अंबर हो जाएगा, फिर मतलब क्या होगा, प्लासी होगा, फिर आपका बांडीवास होगा, और सबसे अंत में क्या होगा, बक्सर का युद्ध होगा। मतलब ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, तो बी इसका ऑप्शन नंबर होना चाहिए आपका सही आंसर, ठीक है। तो 1759 में फ्रांसीसी मुजफ्फर जंग में चंदा साहब की संयुक्त सेना ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को हराता है, ठीक है। इसको अंबर का युद्ध बोलते हैं, जो कि 1749 में, जो कि पहले नंबर पे। प्लासी की लड़ाई की बात करें 1757 में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को पराजित किया। उसके बाद बांडीवास की लड़ाई 1760 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। उसके बाद बक्सर के युद्ध की बात करें 1764 में अंग्रेजों ने मीर कासिम, सालम द्वितीय एवं सिराजुद्दौला की संयुक्त सेना को मतलब क्या करती है, पराजित करती है, ठीक है। अब यहाँ पे मिलाना है दुर्लभ, ठीक है। क्या नाम था इसका, दुर्लभ। कौन था ये दुर्लभ, जगत सेठ, ठीक है। मोहम्मद राजा खान और सीतावरा, ये सब कौन था बताइए। मोहम्मद राजा खान को कहाँ का नवाब बनाया गया था, ठीक है। बताना सही चुनना है, इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो ध्यान में 3-4 इसमें सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मोहम्मद राजा खान कहाँ का था, तो बंगाल का हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ये आपको गलत दिया ना, यहाँ पे दिया बिहार दिया, तो क्या होगा यहाँ पे, बंगाल हो जाएगा। सही नहीं है, सही सुमिलित नहीं है। हाँ तो यही ना, तीसरा सही नहीं है, ठीक है। और चौथा की बात करेंगे, सीताब राय को बंगाल का नवाब बना, ये भी गलत है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, ठीक है। तो 3-4 सही सुमिलित नहीं है, राइट। 3-4 सही सुमिलित है, ऊपर नीचे कर दिया। मोहम्मद राजा खान बंगाल जाएंगे, सीताब राय बिहार आएंगे, ठीक है। बाकी दुर्लभ की बात करेंगे तो बंगाल का कोषाध्यक्ष कैशियर था राज दुर्लभ। जगत सेठ की बात करें तो मुर्शिदाबाद का सेठ था, ठीक है। तो राज दुर्लभ की बात करेंगे, जगत सेठ की बात करें, दोनों के दोनों किसके शत्रु थे, ये दोनों के दोनों किसके खिलाफ थे, सिराजुद्दौला के खिलाफ थे, ठीक है। राज दुर्लभ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का कोषाध्यक्ष था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जगत सेठ की बात करेंगे तो मुर्शिदाबाद बंगाल का सेठ था। मोहम्मद राजा खान बंगाल का दीवान था। सीताब राय की बात करेंगे बिहार का दीवान था। राजनारायण की बात करेंगे तो मीर जाफर का मतलब क्या था, राजनारायण मीर जाफर का दीवान था, ठीक है। मीर मदान प्लासी की सिराजुद्दौला की सैन्य टुकड़ी का मतलब क्या था, नेतृत्व करता था मीर मदान। एक और भी कौन था, मोहनलाल, ठीक है। दोनों के दोनों मतलब क्या था, सिराज के मतलब क्या था, वफादार थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, रामनारायण सिराजुद्दौला का सेना नायक था, तो गलत है, क्योंकि रामनारायण किसका था, मीर जाफर का दीवान था, ठीक है। मीर मदान मीर जाफर का दीवान था, तो मीर मदान मीर जाफर का दीवान नहीं था, ठीक है। राज दुर्लभ बिहार का सूबेदार था, यह भी गलत है।
ठीक है। और जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध सेठ था, तो ये वाला तो ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, सही है। अब आते आगे। अब देखेंगे यहाँ पे बताना है, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि दी थी। ठीक है, फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि क्या थी, मतलब जगत सेठ जो था ना उसका मूल नाम क्या था। ठीक है, फतेह चंद था, ये भी प्रश्न पूछा जाए, यूपीपीसीएस में पूछा है। ठीक है, तो जगत सेठ जो था बंगाल का जो बैंकर जो था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, उसका मूल नाम क्या था, फतेह चंद था। ये उपाधि किसने दी थी, तो मोहम्मद शाह ने दी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे किसने दी थी, मोहम्मद शाह। ठीक है, ये प्रसिद्ध सेठ था बंगाल का। ठीक है, सूदखोरी पे पैसा वगैरह लगाता था। तो मुगल शासक मोहम्मद शाह ने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि दी थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आ रहा है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखें, इंड ऑफ द डायरकी रूल इन बंगाल, बंगाल में द्वैत शासन का अंत कब हुआ, तो 1773 में, 72-73 में। ठीक है, इलाहाबाद की संधि 1765 में, प्लासी का युद्ध 1757 में, बांडीवास का युद्ध 1760 में। ठीक है, अब इसमें सबसे लास्ट में कितना होगा, एक नंबर सबसे लास्ट में, तीनों में है। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका प्लासी, 3 नंबर सबसे पहले, प्लासी के बाद 4, 3 4 किधर है, 3 4 मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1, 3 4 2 1। ठीक है, ध्यान में रखना है क्योंकि वही सारे कुछ है। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। ठीक है, 1772 में ही था, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के बाद पूरी तरीके से नियमावली ही बदल जाती है। ठीक है, इसमें कलकत्ता परिषद वारेन हेस्टिंग्स को आज्ञा दी गई कि वो स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा का प्रबंध अपने हाथों में, मतलब क्या है, ले ले। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित घटनाओं के क्रमानुसार काला काला क्रमानुसार मतलब लिखिए और नीचे देखे कूट का सही प्रयोग कीजिए। ठीक है, बताना काल कोठारी की घटना कब होती है, तो 1700 कब होती है, 56 की 57। 57 होती है। ठीक है, बक्सर का युद्ध 1765 में, मीर जाफर की मृत्यु कब होगी, 1700 1760 आई थिंक 60 में होता है। ठीक है, इलाहाबाद की संधि, बताइए। 1765 सजाइए, देखे नहीं लिखा होगा, कालकोठी की घटना 1 2 1756 3 में 4 होती है। ठीक है, होगा। ध्यान रखें 56 में होता है। ठीक है, तारीख की बात करें 20 जून, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 होता है। ठीक है, मीर जाफर का मृत्यु 65 में होता है, 60 में नहीं, 65 में इसका मृत्यु होता है। 60 तक तो ये शासक, 60 में इसको शासक के पद से हटाया जाता है। ठीक है, और इलाहाबाद की संधि की बात करेंगे तो 1765 में होगा, मतलब 1765 की घटना दो है, मीर जाफर की मृत्यु भी, लेकिन मीर जाफर की मृत्यु फरवरी में होती है, इलाहाबाद की संधि की बात करें कब होती है, अगस्त में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, ध्यान में इसको रखना। अब आते हैं आगे देखेंगे। ठीक है, 18वीं शताब्दी के बंगाल में ब्रिटिश शक्ति के सुदृढ़ीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सही है। ठीक है, नवाब ने कंपनी को 1765 में निजामत शक्तियां प्रदान की। ठीक है, तो ठीक है, निजामत शक्तियां की बात करेंगे तो था इसके पास, नहीं था ना, क्या था, दीवानी राइट्स थे इसके पास। नहीं ठीक है, राजस्व संग्रह तथा नया प्रशासन के कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी के यूरोपीय अधिकारियों को सौंप दिए गए, क्या सही है, तो सही है, दूसरा सही। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, इसका सही की बात करनी है कि को प्रयोग का सही उत्तर चलिए एक दे रहा है। ठीक है, नवाब ने कंपनी को 1765 में निजामत शक्तियां सौंप दी। मीर जाफर के मरने के बाद कंपनी ने उसके अल्पवयस्क पुत्र नजमुद्दौला को, ठीक है, बंगाल का नवाब बनाया। नजमुद्दौला ने कंपनी को 20 फरवरी 1765 को नई संधि करके हस्ताक्षर करा ली, जिसके तहत नवाब को अपनी अधिकांश सेना भंग कर देना था और बंगाल का शासन एक नायब सूबेदार के सहारे चलाना था। ठीक है, जिसकी नियुक्ति कौन करता, तो जिसकी नियुक्ति जो था वह कंपनी करती और जिसे कंपनी की स्वीकृति के बिना हटाया नहीं जा सकता। प्रशासन का दायित्व जैसे आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी एवं न्याय, नवाब उसके पदाधिकारियों के, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पास था, जिसका निर्वाह शक्ति मतलब मुख्यतः जो आंतरिक जो भी मतलब काम जो होते थे किसके पास, नवाब के पास था। इस प्रकार कथन एक सही है और कथन दो गलत है। ये तो गलत लग रहा है मुझे, निजामत अधिकार थोड़ी ना थे, क्या बोलते हो, दीवानी राइट्स है ना नवाब के पास। द नवाब ग्रांटेड द कंपनी टू द निजामत पावर्स। ठीक है, आई थिंक ये थोड़ा डाउट है क्योंकि मेरे हिसाब से दीवानी अधिकार जो थे कंपनी के पास थे और निजामत के अधिकार की बात करेंगे तो नवाब के पास ही थे। ठीक है, डाउट नहीं सर, यही तो लिखा हुआ है। हाँ, उतना पढ़ के तो आ रहे हैं, गलत है। नवाब ने कंपनी को 1765 में निजामत शक्तियां प्रदान की। नवाब ने कंपनी को, दीवानी अधिकार था ना कंपनी के पास, निजामत अधिकार तो नहीं था। चलिए देखेंगे बाद में। क्लाइव का पुनः भारत आगमन कब होता है, कब आता क्लाइव पुनः भारत आगमन, 1765 में। उसके बाद आएगा था फिर 1765 में इलाहाबाद की संधि होगी।
उससे पहले मतलब 1765 में मतलब बक्सर का युद्ध होगा। तो पहले बक्सर का युद्ध हो जाएगा, तो बक्सर का युद्ध हो जाएगा तो कलाब 1764, सॉरी 1764 में बक्सर का युद्ध हो जाएगा, उसके बाद कलाइव भारत आएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे इलाहाबाद की संधि होगी। इसका कैसा होगा? वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर कब बनाया गया? वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर कब बनता है? 1773 में। 1773 से लेकर 1785 तक ये रहेगा, ठीक है। तो ये तो सबसे बाद में हो गया, ठीक है। तो कर लीजिए। देखिए, बक्सर का युद्ध की बात करेंगे 1764 में होता है, कलाइव का भारत आगमन मई 1765 में होता है, इलाहाबाद की संधि की बात करें 12 अगस्त 1765 को होता है, और वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बना, ठीक है, 1773 के एक्ट में था, 74 में बनता है, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर बने, जबकि भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो विलियम बेंटिक थे, ठीक है। ध्यान में इसको रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे जो आपका पहला टॉपिक जो था आज वो था समाप्त हो गया। ये क्वेश्चन में मुझे अभी भी डाउट लग रहा है, ठीक है। इस बार आप लोग इसको देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन को, क्योंकि निजामत अधिकार जो थे कंपनी के पास नहीं थे, ठीक है। किसके पास थे? तो ये नवाब के पास। तो ऊपर भी तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोगों ने किया है ना। देखिए यहाँ पे कलाइव द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होता है, ठीक है। ठीक है, निजामत अधिकार नवाब को हस्तांतरित किया गया, सेम क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना। निजामत अधिकार नवाब के पास था, वो क्वेश्चन डाउटफुल है थोड़ा। चलिए, अब हम लोग देखेंगे स्वतंत्र राज्यों का उदय, ठीक है। स्वतंत्र राज्यों के उदय में आप लोग देखेंगे अवध का उदय होगा, मैसूर का उदय होगा, मराठा पंजाब का उदय होगा, मराठा राज्य का उदय होगा, शीख का उदय होगा, राजपूत का उदय होगा, हैदराबाद के निजाम आएंगे, जाट आएंगे, कर्नाटक में आएंगे, रुहेल आएंगे, सिंध आएंगे, अन्य आएंगे, ठीक है। इस सबके सब राज्य का उदय होने का रीजन क्या था? तो इन सबके पीछे एक ही सिंपल रीजन था, तो मुगल सत्ता कमजोर पड़ती है तो नए नए नवीन राज्यों का उदय होता है। इसमें से कुछ राज्य जो होंगे ये मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य होंगे, ठीक है। अब बोलेंगे सर मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य कौन कौन होगा? तो मुगलों के उत्तराधिकारी जो कि मुगल अधिकारी के द्वारा जिन राज्य की स्थापना की जाएगी, मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य होंगे, जैसे अवध, सिर्फ बंगाल ठीक नहीं है, है। हैदराबाद निजाम, ठीक है। बंगाल इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बंगाल तो हम लोग ऊपर में पढ़ लिए ना, ठीक है। आप देखेंगे कुछ राज्य जो होंगे मुगलों के विरोध होंगे, ठीक है। जाट राज मुगलों के विरोध थे, सिख साम्राज्य मुगलों के विरुद्ध थे, मराठा मुगलों के विरुद्ध थे, राजपूत मुगलों के विरुद्ध थे। कुछ राज्य ऐसे जो होंगे जो कि मुगलों के परिधि से बाहर के होंगे, जैसे मैसूर राज, पंजाब का राज, कर्नाटक का राज, रुहेल का राज, सिंध का राज, जो मुगलों के परिधि से बाहर के राज्य होंगे जिनको मुगलों से कभी भी कुछ प्रत्यक्ष रूप से लेना देना नहीं था। तो तीन तरह के राज्य उत्पन्न होते हैं, स्वतंत्र राज्य के रूप में गिना जाता है। एक होता है मतलब उत्तराधिकारी राज्य, दूसरा जो होता है विद्रोही राज्य, एक तीसरा राज्य होता है मुगलों के परिधि से बाहर का राज्य। ये कब होगा? जब मुगल सत्ता जब बहुत अधिक कमजोर पड़ जाएगी, तो उसका लाभ उठाकर नए नए जो लोग जो थे वो स्वतंत्र होना मतलब क्या कर देंगे? तो प्रारंभ कर देंगे, जिनके बारे में अभी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक बना? ठीक है, तो अवध राज्य का संस्थापक कौन था? कौन था? शहादत, ठीक है। अवध राज्य के साथ शहादत खान होगा, ठीक है। मुर्शिद कुली खान, बंगाल। स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना की बात करेंगे 1722 में, किसके द्वारा किया गया? तो शहादत खान के द्वारा किया गया। 1722 में स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किया गया, ठीक है। शहादत खान को कौन सी उपाधि मिली थी? इसको बुहरान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी। कौन सी? मोहम्मद शाह ने दिया था उपाधि। कौन सा उपाधि था? बिल्कुल, बुहरान उल मुल्क की उपाधि जो थी इनको मिला था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कौन सी उपाधि था? बुहरान उल मुल्क की उपाधि जो थी इसको दी गई थी। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने इसे अवध का सूबेदार नियुक्त किया था, ठीक है। अवध का सूबेदार नियुक्त किया जाता है मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के द्वारा, लेकिन देखते हैं मोहम्मद शाह काफी कमजोर है, उसका फायदा उठाकर ये स्वतंत्र रूप से शासन करना मतलब प्रारंभ कर देता है। अवध अंग्रेजों तथा मराठा राज्यों के मध्य में था। अगर पूछेगा अवध की बात करेंगे तो अवध आपका बफर स्टेट बनाता था। क्या बनाता था? बफर स्टेट बनाता था। किसके किसके बीच में बनाता था? तो अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो था बफर स्टेट बनाता। बोलेंगे सर बफर स्टेट क्या होता है? तो दो बड़े राज्यों के बीच में एक राज्य जो होता है तो उसको बफर स्टेट कहते हैं, ठीक है। ये पश्चिमी कोनों से लेकर पूर्व में, हाँ, अंग्रेज और मराठा के बीच में बफर स्टेट बनाता था अवध, ठीक है। यह पश्चिमी कॉर्नर से लेकर पूर्वी कर्मनाशा नदी तक फैला था। इसने अवध की राजधानी फैजाबाद को बनाया, ठीक है। इस शहादत खान जो अवध का नवाब बना था तो इस राजधानी किसे बनाया था? फैजाबाद को राजधानी बना, ठीक है। 1775 में अवध के नवाब आसिफ उदौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से हटाकर लखनऊ स्थापित कर दी, ठीक है। तो शुरू में इसकी राजधानी तो फैजाबाद तो थी, लेकिन लखनऊ राजधानी हस्तांतरित करने का श्रेय किसे जाता है? 1775 में, ठीक है, आसिफ उदौला को जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे किसे जाता है? आसिफ उदौला को जाता है, जिसने मतलब वो इमाम बाड़ा वगैरह आप जाओगे ना तो इमाम बाड़ा वगैरह का स्थापना आसिफ उदौला ने ही करवाया था लखनऊ में, ठीक है। अवध राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था, ठीक है। यह अंग्रेजों का बफर स्टेट राज कहलाता था, जिसका अंग्रेजों ने जैसे चाहा
वैसा दोहन किया। ठीक है, अवध के बारे में कहा जाता है अवध एक ऐसा चेरी है, एक दिन हमारे ही मुंह में आके मतलब क्या होगा, गिरेगा। ठीक है, किसने कहा था ये स्टेटमेंट? अवध को चेरी के साथ तुलना किसने की थी? क्लाइव। गलत आंसर है, बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? डलहौजी ने की थी। किसने की थी? डलहौजी ने की थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था? ठीक है, कौन सा राज्य था दुधारू गाय? तो ध्यान रखिए अवध था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अवध की नवाबों की प्रथम राजधानी थी? तो प्रथम राजधानी जस्ट हमने बताया फैजाबाद, उसके बाद लखनऊ होती है। ठीक है, 18वीं शताब्दी में अवध का सबसे पहला वजीर कौन था? ठीक है, वजीर की नवाब सफदरजंग था, नवाब सादत अली खान था, नवाब शुजाउद्दौला था, या फिर शहादत खान था? क्या हो जाएगा बताइए, क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे शहादत खान ने अपने भतीजा। ठीक है, ध्यान में, यहाँ पे शासक की बात नहीं हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? वजीर की बात हो रही है। तो शहादत खान ने अपना भतीजा और उसका दामाद सफदरजंग को अवध का नवाब बना। ठीक है, ध्यान रखेंगे शहादत खान के बाद उसका भतीजा, ठीक है, दामाद सफदरजंग अवध का नवाब बना। 1748 ईस्वी में मुगल सम्राट अहमद शाह ने सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया था। ठीक है, अपने वंश का पहला नवाब वजीर था। इसके बाद इसके उत्तराधिकारी भी नवाब वजीर कहलाने लगे। संघ लोक सभा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर डी माना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मतलब इसने यूपीएससी ने, ठीक है, यूपीएससी ने इसका उत्तर की बात करेंगे क्या माना है, इसका उत्तर जो है सो मतलब क्या माना है, डी माना है। डेट मीन्स शहादत खान मांगा है। ठीक है, लेकिन अवध का जो पहला नवाब की बात करेंगे, अच्छा अवध का सबसे पहला नवाब की बात करेंगे तो सफदरजंग था। ठीक है, जो कि किसका, सफदरजंग किसका भतीजा था, दामाद था? तो शहादत खान का था। ठीक है, ध्यान में रखना है। अहमद शाह ने 1748 सफदरजंग को किस पद पे नियुक्त किया था? तो ध्यान में रखिएगा साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया था। ठीक है, किसे किया था? तो वजीर नियुक्त किया था। ठीक है, इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस पर वर्ष 1765 में हस्ताक्षर किए गए, ये तो सही है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, बताना है। ठीक है, बताना मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, बंगाल बिहार और उड़ीसा के दीवानी का औपचारिक रूप में अनुदान किया। ठीक है, 50 लाख रुपए भुगतान पे अवध उसके नवाब को लौटा दिया गया। ठीक है, तो बिल्कुल 50 लाख रुपया भुगतान देना था अवध को। ठीक है, अवध अवध के नवाब को, बदले में उसको अवध मिल गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बनारस तथा आसपास का इलाका अवध से अलग करके शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। नहीं, शाह आलम द्वितीय को कौन सा इलाका मिला? इलाहाबाद और करा। ठीक है, यहाँ इलाहाबाद और करा का किला मिला था, बाकी सबके सब अवध को दे दिया गया था। ठीक है, अवध के नवाब को दे दिया गया था। 1765 में बंगाल के गवर्नर के रूप में कलाइव आता है। उसने 1765 में 2 संधियां की, एक मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ, और दूसरी संधि किसके साथ होती है? तो इलाहाबाद, सॉरी, नवाब के साथ होती है। इस संधि कहाँ पे होती है? इलाहाबाद में होती है। अवध के साथ संधि करने के दौरान, ठीक है, नवाब और अंग्रेजों के बीच में हुई संधि में नवाब ने इलाहाबाद के करा और मानिकपुर को शाह आलम द्वितीय को दिया। ठीक है, ध्यान रखें, उनको इलाहाबाद के करा और मानिक को शाह आलम द्वितीय को देने और कंपनी को 50 लाख रुपए क्षतिपूर्ति में देने में बलवंत सिंह, ठीक है, ध्यान रखें, बलवंत सिंह बनारस जमींदार को उसकी एस्टेट को पूर्ण अधिकार देने को जरूरत के समय कंपनी की सैन्य सहायता देने पर सहमत हुए। बदले में नवाब के अधिकार क्षेत्र को मतलब स्वीकार किया गया। ठीक है, कंपनी उसकी सीमाओं की रक्षा करने हेतु सैनिक मदद देने पर भी मतलब राजी हो गई। ठीक है, संधि जो होती है शाह आलम द्वितीय के साथ भी संधि होती है। इसमें क्या होता है, शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच संधि के अंतर्गत निम्न निर्णय लिए गए। तो कौन कौन था? शाह आलम द्वितीय को कंपनी के संरक्षण के रूप में आ गया, मतलब अंग्रेजों का पेंशनर बन गया ये, और इसके बदले में इसको कितने मिले? 26 लाख रुपए मिले। ठीक है, इलाहाबाद के करे और मानिकपुर नवाब द्वारा दिए गए मुगल शासक को सौंप दिए गए। ठीक है, मतलब पूरा अवध जो था नवाब को ही मिला, लेकिन इलाहाबाद के करा और मानिकपुर जो था नवाब को नहीं मिला। ठीक है, बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार में उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई। इसके लिए कंपनी द्वारा बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए का भुगतान करना निर्धारित किया गया। ठीक है, अतः स्पष्ट विकल्प डी मतलब क्या है? सही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। 1799 किंग जॉर्ज को बादशाह नामा किसने भेंट किया? ठीक है, किसने भेंट किया? बादशाह नामा जो था, ठीक है, किंग जॉर्ज को बादशाह नामा किसने भेंट किया? तो बताएंगे। ठीक है, किसने भेंट किया? तो अवध के नवाब ने। ठीक है, बादशाह नामा की बात करें किसकी रचना है? तो अब्दुल हमीद लाहौरी की रचना है। ठीक है, बादशाह नामा की रचना शाहजहां के दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने की थी। 1799 में किंग जॉर्ज तृतीय को, ठीक है, किसके? किंग जॉर्ज तृतीय के अवध के नवाब शहादत अली खान ने बादशाहनामा भेंट की थी। बादशाहनामा की शाही सचित्र पांडुलिपि ब्रिटेन के विंडसर कौशल होगा। ठीक है,
विंडसर काउंसिल रॉयल लाइब्रेरी में संरक्षित है। 1801 में इसी ने ब्लेजली की सहायक संधि स्वीकार किया था। 1801 में इसी ने ब्लेजली की सहायक संधि भी स्वीकार किया था। अवध के नवाब ने 1801 में सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था, ध्यान रखिएगा। अब बादशाहनामा को मतलब बादशाहनामा की रचना की बात करेंगे, अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा किया गया था। अब बादशाहनामा को भेंट किया गया था किसके द्वारा? तो अवध के नवाब के द्वारा बादशाहनामा को भेंट किया गया था। किसे? थे किंग जॉर्ज तृतीय को, ठीक है। सादत अली खान ने भेंट किया था। अवध के प्रशासन में निम्नलिखित रपटों को पढ़े, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित रिपोर्ट को पढ़े और नीचे दिए गए कथनों पे मतलब क्या करना है? कलाक्रम बात करनी है, मतलब कलानुक्रम मतलब पता लगाना है। नैरेटिव ऑफ अ जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। अवध को बोलते थे अपर प्रोविंसेस ऑफ इंडिया कहते थे, इसी से बना, ठीक है, यूपी बन जाता अपर प्रोविंसेस से, ठीक है। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर्स, ठीक है, 1849 से लेकर 50 तक बताना है। आउटरम रिपोर्ट, आउटरम रिपोर्ट तो सबसे लास्ट में आता है। आउटरम रिपोर्ट के आधार पर क्या होता है? तो अवध का मतलब क्या किया जाता है? अवध को मतलब क्या, राज्य को मतलब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है, ठीक है। तो बोलना कौन सा रिपोर्ट मतलब बात करेंगे सही है, तो ध्यान में रखिएगा सबसे पहले आउटरम रिपोर्ट तो सबसे लास्ट में होगा, ठीक है, क्योंकि आउटरम रिपोर्ट के बाद अवध का विलय कर लिया जाता है। तो ये सबसे 3 नंबर, सबसे पहले 1 नंबर में कौन सा ऑप्शन है? तो ध्यान में, नैरेटिव जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान पहला नंबर पे है। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर्स 1849 से 50 दूसरा नंबर पे है। आउटरम रिपोर्ट जो होता है सबसे लास्ट में आता है, ठीक है, क्योंकि आउटरम रिपोर्ट्स की बात करेंगे तो कब आया था? तो 1856 में आया था आउटरम रिपोर्ट। कब आया था? 1856 के आसपास आउटरम रिपोर्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए नैरेटिव ऑफ ए जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान, 1824-25 नामक रिपोर्ट पादरी बिशप हेबर ने लिखा था। किसने लिखा था? पादरी बिशप हेबर ने। 1828 ईस्वी में प्रथम प्रकाशन हुआ, जबकि जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर्स 1849 तक कर्नल स्लीमेन ने लिखा था। किसने लिखा था? कर्नल स्लीमेन ने। यही कर्नल स्लीमेन है जिसने ठगी प्रथा का दमन करने में किसकी सहायता की थी? विलियम बेंटिक की सर। हाँ, बेंटिक की सहायता की थी, ठीक है। और जबकि जेम्स आउटम की रिपोर्ट 1856 में लिखी गई, जिसके आधार पर बनाकर अवध राज्य का विलय कर लिया गया। और आउटम रिपोर्ट में बनाया गया था सब भाई साहब, अवध में मतलब क्या है? तो कुप्रशासन चल रहा है। क्या चल रहा है अवध में? तो अवध में आपका क्या चल रहा है? तो कुप्रशासन आपका चल रहा है। इस आधार पर अवध के राज्यों का मतलब क्या किया गया था? मिला लिया गया था, ठीक है। इसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फ्रेंच विशेषज्ञ, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पे क्या था? वाडियार वंश के पतन के पश्चात हैदर अली ने मैसूर का वास्तविक संस्थापक बना। उसने अनुभव किया कि संगठित सेना के समय की मांग है। वह जानता था कि शस्त्र निर्माण कार्य में यूरोपीय लोग बहुत आगे, इसलिए उन्होंने 1755 में फ्रांसीसी मतलब फ्रेंच विशेषज्ञों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। प्रश्न कैसा पूछा जाता है? तो मतलब हैदर अली ने कहां पे मतलब एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो डिंडीगुल में की थी। और कब की थी? तो यह भी बता देंगे कब की थी, तो ध्यान रखिएगा 1755 में की थी। तो हैदर अली मैसूर की क्रांतिक आंतरिक व्यवस्था का लाभ उठाकर 1761 में मैसूर का शासन बना। कब बना मैसूर का शासन? तो 1761 में मैसूर का शासक बनता है। और किस वंश को हटाकर? वाडियार वंश, ठीक है। और 1799 जब टीपू जब होता है चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध में मारा जाता है, तो उस समय फिर से मतलब क्या होता है? वाडियार वंश की नींव जो थी मैसूर पे मतलब डाल दी जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? किसने किया था? हैदर ने किया था, ठीक है। हैदर अली किस वर्ष मैसूर राज्य का वास्तविक अधिपत्य बना, ठीक है, मतलब शासक, वास्तविक शासक कब बना? तो 1761 में, ठीक है। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध की बात करेंगे। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध की बात 1767-69 में कौन विजयी हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखें, पहला जो था विजयी की बात हैदर अली था, ठीक है। विजयी कोई विशेष रूप से नहीं होता है, लेकिन कहा जाता है हैदर ने अपने सारे शर्तों पर मतलब अंग्रेजों को मनवा लिया, इसलिए हैदर की जीत थी, ठीक है। हैदर अली 18वीं शताब्दी के उत्तान का सर्वाधिक योग्य एवं कुशल सेनापति कहलाता है। उसकी तेजी से बढ़ती शक्ति से मराठा निजाम की ईर्ष्या जागृत हुई। उन्होंने हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों के साथ एक त्रिदलीय संघ बनाया, ठीक है, जिसमें कौन कौन था? अंग्रेज थे, निजाम थे और मराठे शामिल थे। हैदर अली ने 1768 में मंगलोर और बंबई पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने विवश होकर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि की, जिसे प्रथम मैसूर युद्ध का क्या होता? समाप्त होता। मतलब प्रथम मैसूर युद्ध के समाप्ति किस संधि से होती है? तो ध्यान रखिएगा, मैसूर की संधि से, मतलब प्रथम मैसूर, सॉरी क्या बोलते हैं, मद्रास की संधि से प्रथम मैसूर युद्ध क्या होती है? समाप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा है कि मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो हम लोग जानते हैं क्या पढ़ते हैं, MMS, मैसूर, सॉरी मद्रास, एम से क्या होगा?
मैंगलोर, एस से क्या होगा, श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, तो प्रथम वाला जो समाप्त होता है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे, सॉरी प्रथम मैसूर युद्ध की बात करेंगे, तो मद्रास की संधि से क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। निम्नलिखित में कौन सी शक्ति हैदर अली द्वारा संयोजित 1780 में ब्रिटिश विरोधी मोर्चे में सम्मिलित नहीं थी? ठीक है, तो रूहेला नहीं शामिल था, बाकी कौन था, मराठा भी शामिल था, बरार भी शामिल था, निजाम भी शामिल था। ठीक है, बाकी रूहेला नहीं शामिल था। हैदर अली द्वारा संयोजित 1781 में ब्रिटिश, ये ध्यान रखिए, तीसरे वाले की बात हो रही है नहीं। ठीक है, ध्यान रखना है, ये कब से कब तक चली थी ये वाला, 1780 से लेके 84 तक। 84 तक चली थी। ठीक है, इसी में 1782 में क्या होगा, तो 1782 में इसी में मतलब क्या होता है, हैदर अली की हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो इसी जाता में है। पोटोनोवा के लिए युद्ध भी होती है, 1781 में पोटोनोवा की युद्ध होती है, जिसमें हैदर क्या होता है, पराजित भी होता है। ठीक है, तो हैदर अली द्वारा संयोजित, नहीं पोटोनोवा 1781। ठीक है, हैदर अली द्वारा संयोजित 1780 में ब्रिटिश विरोधी मोर्चे में, ठीक है ध्यान रखें, मराठा, निजाम और बरार के राजा सम्मिलित थे, रूहेला इस संघ में शामिल नहीं थे। वार्डन हेस्टिंग्स ने बरार के राजा माधवजी सिंधिया और निजाम को हैदर की संधि से मतलब क्या किया था, अलग कर दिया था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, कहां पे आता है, पोलीपुर में हराया था। ठीक है, कहां पे हराया था, पोलीपुर में हराया था। ठीक है, जुलाई 1780 में 83,000 सैनिकों और 100 तोपों के साथ हैदर अली ने कर्नाटक के मैदान में प्रवेश किया। मद्रास सरकार ने एक सेना कर्नल बेली और दूसरी सेना बक्सर की युद्ध के विजेता हेक्टर मुनो के नेतृत्व में हैदर अली को आगे बढ़ने से रोकने के लिए भेजी थी। कौन थी, कर्नल बेली, ध्यान रखें, ये भी बहुत अच्छा सेना नायक था, और हेक्टर मुंडो। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो कि बक्सर के युद्ध में भी शामिल था, उसके नेतृत्व में हैदर अली को आगे बढ़ने से रोकने के लिए भेजी। हैदर अली के पुत्र टीपू ने इन दोनों सेनाओं के मिलने से रोका। कांजीवरम के निकट बेली ने उनका मुकाबला हुआ, जिसमें बेली को सेना सहित, ठीक है, काट डाला गया। ठीक है, अब मुंडरो ने मद्रास में जाकर मतलब क्या की, शरण ली। उल्लेखनीय है कि पोलीगर कांजीवरम के निकट स्थित एक गांव है, ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है। इस युद्ध में जो था कर्नल बेली जो था मारा गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब मुंडरो भी मतलब क्या था, भाग लिया था। ठीक है, कब हुई थी ये पोलीगिरी की युद्ध, कब हुई थी, पोलीलूर की युद्ध कब हुई थी, तो 1780 में युद्ध हुई थी। इसमें टीपू ने मतलब कर्नल बेली की सेना को पराजित किया था। ठीक है, ब्रिटिश जनरल से हैदर अली को पोटोनोवा के युद्ध में हराया, कौन था जनरल था जिसने हैदर अली को पोटोनोवा के युद्ध में हराया? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, सर आयरकुट। ध्यान रखेंगे, 1781 में होता है पोटोनोवा का युद्ध। ब्रिटिश जनरल सर आयरकुट ने हैदर अली को पोटोनोवा के युद्ध में नवंबर 1781 में पराजित किया। इस युद्ध के पश्चात 7 दिसंबर 1782 को मतलब क्या होती है, उसकी मतलब क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, क्योंकि युद्ध में थोड़ा घायल भी वो हो गया था। ठीक है, हालांकि युद्ध में मृत्यु नहीं होती है, आगे चल के सामान्य मृत्यु होती है। ठीक है, कब हुई थी पोटोनोवा का युद्ध? ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1781 में। पोलीलूर की युद्ध 1780 में। ठीक है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? ठीक है, तो ध्यान रखें कौन थे, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, टीपू सुल्तान। ठीक है, हैदर अली की मृत्यु 1782 में, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना। उसने मैसूर राज्य का कोई आधुनिक क्रांतिकारी परिवर्तन किए। ठीक है, इसलिए थॉमस मुंडो नामक अंग्रेज ने टीपू को नई रीति चलाने वाला अशांत आत्मा कहा था। ठीक है, नई रीति मतलब नई रीति चलाने वाला अशांत आत्मा टीपू को किसने कहा था, तो थॉमस मुंडो ने कहा था। किसने कहा था, थॉमस मुंडो ने कहा था। इसने व्यापार, वाणिज्य में अन्य संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न देशों में दूतावास की स्थापना भी की थी। मतलब ठीक है, बहुत जगह पे, मतलब कहाँ पे कहाँ स्थापना किया था, जो देश मतलब अंग्रेजों के मतलब विरोध में था, अंग्रेजों का मतलब विरोधी था, सभी जगह पे इसने दूतावास की स्थापना कर रखी थी। ठीक है, इसने अपने नाम से सिक्के चलवाए, वर्षों एवं कैलेंडरों के हिंदू नामों में परिवर्तित कर उन्हें अरबी लिपि में वध करवाया। ठीक है, उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया। ठीक है, मतलब ट्री ऑफ फर्टिलिटी कहते हैं। फ्रांस एवं कुस्तुतुनिया का समर्थन प्राप्त करने के लिए वहां पे दूत भेजे थे। कहां पे भेजे थे, फ्रांस एवं कुस्तुतुनिया। कुस्तुतुनिया डेट मीन समझ ले तुर्की, जो कि मतलब ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ था। ठीक है, इसने 2 हिंदू मंत्री, ठीक है, पूर्णिया एवं कृष्णदेव थे। ठीक है, इसके मतलब टीपू के दरबार में 2 हिंदू मंत्री भी थे, इसका नाम क्या था, पूर्णिया एवं कृष्णा राव। श्रृंगेरी के मुख्य पुरोहित की प्रार्थना में टीपू ने मंदिर की मरम्मत के लिए शारदा देवी की मूर्ति स्थापना के लिए धन दिया था। श्रृंगेरी के मुख्य पुरोहित जो थे, उसने टीपू से प्रार्थना किया था, तो मंदिर के मरम्मत के लिए शारदा देवी की मूर्ति स्थापना के लिए उसने धन भी दिया था। आधुनिक रूपे पद्धति से अपनी सैन्य व्यवस्था को मजबूत किया। टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का भी मतलब सदस्य था, जो क्लब कहाँ पे थे, तो फ्रांस में थे, जैकोबिन क्लब। ठीक है, फ्रांस से इसकी बातें जो थी नेपोलियन से भी होती थी। ठीक है, अब आते हैं, ठीक है, ध्यान में रखें, हैदर अली ने 1757 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। ये तारीख सही है क्या, गलत है। क्या होगा, 1700
अभी तो ऊपर में पढ़ रहे थे, याद क्यों नहीं है? अरे क्या होगा तारीख? 55 था। हाँ 55 होगा, ठीक है, 57 नहीं होगा, ठीक है। हैदर अली की मृत्यु 1783 में हो गई, सही है कि गलत है? क्या होगा? 82 में। 1782 में हो गई, ठीक है। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, सही कि गलत है? बिल्कुल सही। ठीक है। टीपू सही है। सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य था, सही है कि गलत है? सही है। एकदम सही। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? सही पूछ रहा था ना, ठीक है, तो 3 4 जो था आपका सही हो जाएगा, ठीक है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी बताइए? श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, ध्यान रखें, श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। अब आंदे है, ठीक है। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष का रोपण किया, ठीक है। टीपू सुल्तान के मस्तिष्क में फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों की गहरी छाप थी, ठीक है, दोनों के दोनों सही है, ठीक है। और दोनों व्याख्या भी सही कर है। रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही ए। व्याख्या है तो ए में ही दिया हुआ है, ठीक है, मतलब व्याख्या कर रहा है तो ए में दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं श्रीरंगपट्टनम स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाला शासक कौन था? ध्यान रखें, टीपू, टीपू सुल्तान। ठीक है। रॉकेट का भी इसने प्रयोग किया था, ठीक है। मार्च 1784 में मुख्य रूप से निम्नांकित आग्रह पे मंगलौर की संधि होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मार्च 1784 में मुख्य रूप से निम्नांकित के आग्रह पे मंगलौर की संधि हुई, तो इसका नाम था लॉर्ड मेकार्टने, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्या नाम था? लॉर्ड मेकार्टने, ठीक है। मार्च 1784 में मंगलौर की संधि अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच लॉर्ड मेकार्टने के आग्रह पे होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्योंकि 1784 वाला कौन सा लड़ाई था? कितने नंबर का था? द्वितीय। दूसरा वाला था, ठीक है, ध्यान रखें। 1780 के बाद, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब मंगलौर की संधि के फलस्वरूप क्या होता है? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था समाप्त हो जाता है। मंगलौर की संधि 1784 में असंतुष्ट वारेन हेस्टिंग्स ने कहा था कि यह मेकार्टने कैसा आदमी है, मैं अभी भी विश्वास करता हूँ संधि के बावजूद कर्नाटक को खो देगा, ठीक है। मतलब ये संधि जो वारेन हेस्टिंग्स जो था काफी अधिक नाराज हो गया था, बोला था ये आदमी जो है मेकार्टने जो है ठीक नहीं है, संधि भले ही कर रहा है लेकिन एक समय के बाद कर्नाटक को मतलब खो देगा, मतलब इस संधि से हेस्टिंग्स जो था खुश नहीं था, ठीक है। निम्नलिखित ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसने, मतलब जैसे मान लीजिए क्या होता है ना, पीए रॉबर्ट्स ने कहा था, आप देखिए टीपू की हत्या जो थी एक तरह से ब्रिटिश के द्वारा कर दी जाती थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो टीपू की हत्या की बात करेंगे, ब्रिटिश के द्वारा मतलब क्या थी, कर दी गई थी, जिसकी वजह से मतलब क्या था, तो यहाँ पर मतलब दिक्कत क्या हो जाता है ना, ध्यान रखेंगे दिक्कत क्या होता है, तो दिक्कत की बात करेंगे। दिक्कत जो था से मतलब यहाँ पे ये हो गया से मतलब आप बहाना बनाए तो बनाए क्या, तो उन्होंने बहाना बनाया से भाई साहब दिक्कत मतलब ये बात है से, ये टीपू जो था काफी अधिक जो था धार्मिक उन्माद शासक था, ठीक है, क्या था? धार्मिक उन्माद शासक जो था टीपू जो था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसी बात का मतलब इनका आरोप लगाएगा से हिंदुओं के ऊपर बहुत अधिक ये जुर्म करता था ताकि इनकी हत्या को जस्टिफाई कर सके। लेकिन बहुत सारे भारतीय इतिहासकार के अलावा ब्रिटिश इतिहासकार भी मानते थे भाई टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी शासक नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि आप देखेंगे शारदा देवी का मंदिर में, श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी, शारदा माता का मंदिर, सॉरी शारदा माता की मूर्ति के निर्माण के लिए भी इसने पैसे दे रखे थे, और भी बहुत सारे चीजें थी जिनसे पता चलता था ये एक धार्मिक उन्माद शासक नहीं था। अब कुछ कारण ऐसे भी थे जैसे हिंदू कैलेंडर का नाम वगैरह बदल के उसके जगह अरबी वगैरह को लागू करवाना, तो इन सब चीजों से पता चलता है धार्मिक कट्टरपंथी शासक था। लेकिन ओवरऑल अगर बात किया जाए तो ध्यान रखेंगे सहिष्णु उनको माना जाता है। उपायुक्त अनेक लेखकों ने अपने विवरण में टीपू सुल्तान को धर्म अहिष्णु एवं कट्टरपंथी कहा है, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए पूरी तरह केस स्टडी पढ़ेगा तो ये सहिष्णु शासक नहीं था, ठीक है। चलिए, अब ब्रिटिश ने हत्या कर दी थी तो कोई कारण तो बताएगा ना भाई साहब क्यों हत्या किया, क्योंकि आप सिटिंग राजा को आप मार रहे हो भारत जैसे देश में, क्योंकि भारत का भी पूरी तरीके से आपके अधीन भी नहीं है, तो इसीलिए इसने बोला था कि भाई साहब टीपू जो था कट्टरपंथी शासक था। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में किसने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड़ बनाया, ठीक है, तो किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने बनाया था। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिगुट का निर्माण किया। इस गुट में कौन थे? अंग्रेज, मराठा एवं निजाम शामिल थे, ठीक है, तीनों के तीनों कौन थे? दुश्मन थे। कहा जाता है टीपू के बारे में से टीपू एक अच्छा लड़ाका तो था, मतलब अच्छा सेनापति तो था, लेकिन अच्छा राजनीतिज्ञ नहीं था अपने पिता की तरह, क्योंकि पिता जब भी हैदर के राज्य पे जब भी मतलब दिक्कतें होती थी तो वो मराठा निजाम को तोड़ देता था, अंग्रेज कमजोर पड़ जाते थे, लेकिन टीपू के अंदर ये गुण नहीं थी, वो मराठा निजाम को मिला नहीं पाए। अगर मराठा निजाम को, ठीक है, मराठा को तो कुछ क्षेत्र का लालच देते, निजाम को क्षेत्र का लालच देते तो आसानी से मिल जाता, तब जाके मतलब ब्रिटिश कमजोर पड़ जाती, लेकिन वो नहीं कर पाता। इसलिए तीसरा अंगल मैसूर युद्ध की बात करेंगे, फिर चौथा की बात करेंगे। सब में मतलब क्या था, मराठा निजाम जो थे टीपू के खिलाफ रहे, ठीक है, इस वजह से मतलब टीपू की हार हुई।
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो 1790 से 92 में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुआ। इस युद्ध के दौरान अंग्रेजी सेना के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। मीडोज की हार के पश्चात कॉर्नवालिस ने स्वयं सेनापति का पदभार संभाला, ठीक है, क्योंकि सेनापति तो खुद था भी, क्योंकि कॉर्नवालिस के बारे में हम लोग पहले भी जान चुके हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में सेनापति के तौर पे, ब्रिटिश सेनापति के तौर पे लड़ रहा था, तो कॉर्नवालिस खुद ही मतलब क्या था, आर्मी इन चीफ था। उन्हें श्रीरंगपट्टनम के मार्ग पे सभी पहाड़ी किला पे एक एक करके अधिकार कर लिया और फरवरी 1792 में श्रीरंगपट्टनम के किले की दीवार तक पहुंचा, ठीक है। विवश होकर टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। इसके अनुसार उसे अपने देश का लगभग आधा भाग अंग्रेज को देना पड़ा। साथ में युद्ध हट जाने के रूप में 3 करोड़ रुपया भी मतलब देना पड़ता है, और पैसे न देने के उपलक्ष्य में उसके बेटे तक को मतलब कैद किया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये बहुत ही अपमानजनक संधि थी। कहा जाता है मतलब ब्रिटिश ने मतलब क्या किया, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का बदला लिया था, क्योंकि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का जो संधि जो था वो ब्रिटिश के लिए बहुत ही अपमानजनक संधि थी। वैसा ही संधि जो था तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में भी होता है, ठीक है। और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध का दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का तो कोई परिणाम नहीं निकलता है। उसके साथियों को देना पड़ा। इसके अंतर्गत अंग्रेजों को 12 महल, डिंडीगुल तथा मालाबार मिला, और मराठे को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग मिला, और निजाम को पन्नाब तथा कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला। टीपू को कितने पैसे देने पड़े, तो 3 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ा। जब तक टीपू रुपया अदा नहीं करता तब तक उसके दोनों पुत्र मतलब जो थे अंग्रेजों के कैद में रहेंगे, ठीक है। फतेह हैदर बंधक के रूप में अंग्रेजों को नहीं दिया गया, ठीक है। फतेह हैदर को बंधक के रूप में अंग्रेजों को नहीं दिया गया। कॉर्नवालिस ने इस स्थिति को निम्नलिखित शब्दों में वर्णित किया है: हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया और अपने सातुओं को भी मतलब शक्तिशाली नहीं बनने दिया, ठीक है। मतलब इसने बोला से देखो, आपने मेरा जो शत्रु जो था, कॉर्नवालिस ने कहा है, तो हमारा जो शत्रु जो था उसको प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया, मतलब उसके सारे क्षेत्र को ले लिए, 3 करोड़ रुपया भी ले लिए, और हमारा जो साथी जो था उसको शक्तिशाली बनने भी नहीं दिए, ठीक है। हमारा साथी कौन था, मतलब कॉर्नवालिस का उस समय साथी कौन था, तब मराठा निजाम को शक्तिशाली बिना बने हुए, ठीक है, पूरी तरीके से मतलब क्या किया था, पूरी तरीके से आप देखोगे तो मतलब टीपू को मतलब क्या किया, पंगु बना दिया। स्टेटमेंट पूछा जाता है, ध्यान रखिए, कॉर्नवालिस का कथन है, ठीक है। कब कहा गया था, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ये कथन कही गई थी, ठीक है। कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध त्रिगुटीय गुट बनाए, उसमें कौन कौन थे, अंग्रेज, निजाम और मराठे थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की, ठीक है, तो टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की, ठीक है। अब आते हैं आगे। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन था, तो कॉर्नवालिस था, जानते हैं आप लोग, ठीक है। जहाजों के निर्माण में टीपू सुल्तान की प्रमुख रुचि किस लिए थी, ठीक है, समुद्र में अंग्रेजों से युद्ध करना, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना, ठीक है, मस्कट से राजनयिक संबंध बनाना, ठीक है, पोर्ट बसरा इराक, ठीक है, पोर्ट बसरा इराक में समुद्र पार बस्ती स्थापित करना, ठीक है, जो यूरोपीय कंपनियों की तरह उनके नियंत्रण में थी, तो क्या हो जाएगा, पहला था, ठीक है, फाइट द इंग्लिश एट सी, ठीक है, समुद्र में अंग्रेजों से मतलब युद्ध करना, इसलिए जहाज का निर्माण टीपू करना चाहता था, ठीक है। टीपू सुल्तान ने 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर का शासक बना। मालाबार तट पर मैसूर रियासत नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी, ठीक है। 1785 में उसने यहाँ पड़ने वाले, ठीक है, उसने यहाँ पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात को रोक दिया, ठीक है। क्या क्या चीज के निर्यात को रोक दिया, ठीक है, चंदन की लकड़ी के निर्यात को रोक दिया, काली मिर्च के निर्यात को रोक दिया और इलायची के निर्यात को रोक दिया, ठीक है। मतलब 3 प्रमुख चीजें जो थी मालाबार तट से जाती थी, जो ब्रिटिश काफी इंटरेस्ट रखते थे, क्योंकि विश्व व्यापार में इसका बहुत अधिक डिमांड था, सब पे मतलब क्या था, इसका कंट्रोल हो गया। 1796 में नौसेना बोर्ड का गठन किया गया। उसके बाद उसने एक आधुनिक सेना खड़ी करने का प्रयास किया। इसके लिए उसने मैंगलोर, वजीराबाद और मोलीदाबाद में नौका घाट बनवाए थे। कहाँ कहाँ पे बनाए थे, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है वो डिप में, ठीक है। मैंगलोर में बनाए थे, वजीराबाद में बनाए थे, मोलीदाबाद में नौका घाट बनाए थे। जहाजों के निर्माण में टीपू सुल्तान की रुचि का प्रमुख कारण राजनीतिक था, और जिसके तहत वो अंग्रेजों को समुद्र में क्या करना चाहता था, हराना चाहता था, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक टीपू सुल्तान के विषय में सत्य नहीं है, ठीक है। उसने फ्रांस, तुर्की और पर्सिया से कूटनीतिज्ञ भेजे थे, बिल्कुल भेजे थे, ठीक है। उसने डिप्लोमेट्स को कहाँ कहाँ भेजे थे, फ्रांस में भेजे थे, तुर्की में भेजे थे, पर्सिया में भेजे थे। उन्हें चीन से व्यापारिक संबंध बनाए, उसके दरबार में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये तो सही है, इसके दरबार में, ठीक है। कस्तूनिया था, फ्रांस के राजदूत आए थे, वो भी सही है, ठीक है। उसने सामुद्रिक सेना नहीं बनाई, तो उसने सामुद्रिक सेना भी बनाया था, क्योंकि आप देखोगे 1796 के आसपास उसने मतलब क्या किया था, नौसेना बोर्ड का भी मतलब गठन किया था, ठीक है। तो सामुद्रिक सेना भी मतलब नेवल भी उसके पास ठीक ठाक था, ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब टीपू की एक नीति क्या थी, जो जो देश, जो अंग्रेजों का जो शत्रु जो है, सबसे मतलब क्या करना है, संधि करना है।
चौथे अंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मद्रास परिषद ने मैसूर पर कठोर एवं तीव्र आक्रमण की नीति का सुझाव दिया। लॉर्ड वेलेस्ली ने त्रिराष्ट्रीय संधि को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। अंग्रेजों के विरुद्ध समर्थन प्राप्त करने के लिए टीपू ने अरबिया, वर्साय, मॉरिशस एवं काबुल में दूत भेजे। ठीक है, युद्ध बहुत ही थोड़े समय का था तथापि निर्णायक था। बताना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ध्यान में रखिएगा 2, 3, 4 स्टेटमेंट की बात करेंगे तो सही है। ठीक है, अगर पहला वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे तो मद्रास परिषद ने मैसूर पर कठोर एवं तीव्र आक्रमण की नीति का सुझाव दिया, स्टेटमेंट गलत है। बाकी 30 संधि को पुनर्जीवित करने के द्वारा कोशिश किया, क्योंकि तीसरा वाला जो हुआ था एंग्ल मैसूर, उसमें वायसराय मतलब सेनापति कौन था, फिर वायसराय कौन था उस समय तीसरा वाला में? अरे इतना कंफ्यूज किए हैं, कौन था? कर्जन। कर्नवालिस था। कौन था? कर्जन होगा भी। कर्जन 1899 में कर्जन आता है। कौन था? कर्नवालिस था। अरे तीसरा मैसूर युद्ध में कर्जन है क्या? नहीं, सॉरी सर। कर्नवालिस, ठीक है। और उसके बाद मतलब कौन आ जाएगा? तो कर्नवालिस के बाद वेलेस्ली आएगा। ठीक है, तो तीसरा अंग्ल मैसूर युद्ध में आप देखोगे टीपू के खिलाफ कौन रहा? मराठा सेना, निजाम सेना लड़ रहा था। तो कर्नवालिस जब आता था फिर से सोचता से तीनों सेना को फिर से जीवित कर दे। ठीक है, तो ये तो सही है, दूसरा नंबर स्टेटमेंट सही है। कर्नवालिस सेकंड में था, ठीक है। थर्ड में तो वेलेस्ली था। हाँ, तीसरा वाला में वेलेस्ली था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नहीं कर्नवालिस से आपका तीसरा वाला में था ना, चौथा वाला में वेलेस्ली था ना। चौथा सर हुआ था ठीक है। 1799 जो वेलेस्ली था। हाँ, चौथा 1799 में वेलेस्ली था, उससे पहले कर्नवालिस था, तीसरा वाला में कर्नवालिस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अंग्रेजों के विरुद्ध समर्थन प्राप्त करने हेतु टीपू ने अरबिया, वर्षा, मॉरिशस तथा काबुल में दूत भेजे थे। ये भी सही है। ठीक है, यह युद्ध बहुत ही थोड़े समय का था लेकिन निर्णायक था। क्यों निर्णायक था? क्योंकि 1799 में टीपू की मृत्यु हो जाती है और मैसूर के साथ क्या किया जाता है? तो मैसूर के साथ सहायक संधि कर ली जाती है और वाडियार वंश का शासक जो था चिक्का कृष्णा तृतीय को फिर से मतलब मैसूर का शासक बना दिया जाता है, जो कि 4 साल का बच्चा था। ठीक है, चौथा अंग्ल मैसूर युद्ध वेलेस्ली और ठीक है टीपू सुल्तान के मध्य हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मैसूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। इस युद्ध में लॉर्ड वेलेस्ली ने त्रिराष्ट्रीय संधि को जीवित करने की कोशिश की थी। यह युद्ध 1799 में हुआ था और इस युद्ध में मतलब क्या था? टीपू मारा गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध समर्थन प्राप्त करने हेतु टीपू ने अरब, कस्तुतुनिया और वर्साय, मॉरिशस तथा काबुल में भी मतलब क्या भेजे थे? अपने दूत भेजे थे। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने मैसूर के सुल्तान टीपू के साथ यह युद्ध में जिसमें टीपू की मृत्यु हो गई, किसने मुख्य अंग्रेजी सेना के कमाल संभाली थी? तो कौन संभाला? अंग्रेजी सेना का कमाल कौन था? जनरल हैरिस था। ठीक है, लेकिन उस समय वेलेस्ली जो था सेना नायक कह लीजिए या फिर मतलब वायसराय कह लीजिए, लेकिन मुख्यतः जो गवर्नर कह लीजिए, लेकिन मतलब जनरल हैरिस जो था 1799 में जिसमें टीपू की मृत्यु हुई थी, उसका नेतृत्व ही संभाल रहा था। चौथा अंग्ल मैसूर युद्ध अगर पूछा जाएगा तो 1799 में होता है। लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू पर फ्रांसीसियों की सहायता करने का आरोप लगाया। ठीक है, और इस आधार पर अप्रैल 1799 में टीपू के विरुद्ध अभियान में कुछ कमान का नेतृत्व जनरल हैरिस कर रहा था और 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया गया। मैसूर की स्वतंत्रता को समाप्त की गई है। टीपू लड़ते लड़ते मतलब वीरगति को मतलब क्या हुआ? प्राप्त हुआ है। ठीक है, वाडियार वंश का शासक जो था, मैंने 4 वर्ष पढ़ा था लेकिन 2 वर्ष ही दिया हुआ है, लेकिन काफी छोटा था, बस समझिए 2 वर्ष के बच्चा को, ठीक है, जिसका नाम था कृष्णराज तृतीय, ठीक है, चिक्का कृष्णा तृतीय। वाडियार वंश के शासक पहले भी था, 1761 से पहले भी आप देखोगे जब हैदर ने जब अधिकार किया था तो उससे पहले भी वाडियार वंशी था और फिर से मतलब क्या होता है? वाडियार वंश की सत्ता को स्थापित कर दिया जाता है और चिक्का कृष्णा जो 2 वर्षीय बालक जो था उसको मैसूर का शासक बना दिया जाता है। ठीक है, और साथ में मैसूर पे क्या थोप दिया गया? तो मैसूर पे सहायक संधि थोप दी गई। ठीक है, अब भारत का गवर्नर जब वेलेस्ली का शासनकाल की बात करेंगे तो 1798 से लेकर 1805 तक रहेगा। अगर पूछेगा चौथा अंग्ल मैसूर जो कि 1799 में होता, उस समय गवर्नर कौन था? तो वेलेस्ली हो जाएगा। ठीक है, पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद मतलब उसने स्टेटमेंट क्या दिया था? सब पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों में है। ठीक है, तथा अंग्रेजों ने इस युद्ध के बाद भारत अब हमारा है ये भी नारा देने लगा। ठीक है, क्योंकि अब उसका मतलब क्या था? कोई भी मतलब उनका क्या बोलते उसको काउंटर करने वाला नहीं था। तो तीसरा अंग्ल मैसूर युद्ध में जो नारा जो कार्नवालिस के द्वारा दिया गया था, कौन सा मतलब क्या बोला था उसने? कार्नवालिस ने बोला सब मैंने अपने शत्रुओं को, ठीक है, बहुत अधिक लाभ पहुंचाए बिना ही मैंने अपने दोस्तों को बहुत अधिक लाभ पहुंचाया बिना ही अपने शत्रु को पंगु बना दिया। ठीक है, अब वेलेस्ली ने चौथा वाला में क्या स्टेटमेंट दिया था? पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों में है। ठीक है, तथा अंग्रेजों ने इसी युद्ध के बाद कहा कि भारत अब हमारा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दोनों को दोनों चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध के बाद की कथन है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है।
अब टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? तो आसान प्रश्न है, 1799 में। ठीक है, टीपू सुल्तान लड़ते हुए दिवंगत हुए, किसमें हुआ था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है? शहीद होते हैं, पता ही है। द एम्पायर ऑफ द ईस्ट इन आवर फीट, ठीक है, पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों में, ये कथन किसका है? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान किसका स्टेटमेंट है? अगर पूछेगा स्टेटमेंट किसका है तो क्या बताएंगे? बेलेजली का स्टेटमेंट है। वेरी गुड, ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ इंडिया इज आवर्स, ठीक है, अब भारत हमारा है। ठीक है, यह घोषणा अंग्रेजों ने किस युद्ध के बाद कहा? क्या बताएंगे? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद उसने कहा था भारत अब हमारा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, टीपू सुल्तान अपने समकालीन में से कई मायनों में आगे था। ठीक है, टीपू सुल्तान की बात करेंगे तो अपने कंटेम्पोरेरी की बात करेंगे, अपने कंटेम्पोरेरी की बात करेंगे, जो उनके समकालीन शासक जो थे उनसे कई मायनों में वो आगे था। क्यों आगे था? तो अंग्रेजों द्वारा, ठीक है, वह अंग्रेजों द्वारा भारतीय शक्तियों के लिए प्रस्तुत संकट को जानता था, वह सैनिक शक्ति के लिए मजबूत आर्थिक आधार के महत्व को समझता था, वह आधुनिक व्यापार और उद्योगों की महत्व को समझता था। ठीक है, सारे के सारे रीजन है इसकी वजह से मतलब टीपू को समकालीन की मतलब सारे समकालीन शासक के मध्य मतलब क्या माना जाता है? तो उसको आगे माना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ऑल स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे देखिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर हैदर अली पराजित हुआ, गलत है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन पराजित होता है? तो ब्रिटिश पराजित होते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। ठीक है, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित तो किया था, लेकिन इसका कुछ विशेष महत्व निकल कर नहीं आता द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, गलत है। तृतीय युद्ध में टीपू सुल्तान बुरी तरीके से पराजित हुआ था। ठीक है, टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो वही बोला इसको गलत ले लेता है, क्योंकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो एक तरह से मतलब मौलिक चीज की बात करेंगे तो हैदर की माना जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें हैदर तो था नहीं। ठीक है, इसमें टीपू और हैदर दोनों था ना, क्योंकि 1782 तक तो आपको क्या मिलेगा? हैदर मिलेगा, उससे पहले टीपू मिलेगा, तो इसका कुछ विशेष महत्व नहीं है। लेकिन कहा जाता मौलिक जीत जो थी तो कहीं ना कहीं से टीपू के फेवर में थी। ठीक है, टीपू हैदर दोनों के फेवर में। तो आपका एक चौथा स्टेटमेंट सही है, बाकी सारे के सारे गलत है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे मिलाना है आपको, मिलाइए। क्या मिलाएंगे? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन होगा? इसके दौरान प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बेरलास्ट वगैरह शासक का नाम लेता है नहीं। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल बेरलास्ट तो है नहीं, गवर्नर बेरलास्ट लेता है, लेकिन यहाँ पे क्या स्मिथ है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हेस्टिंग्स हो जाएगा, तृतीय में कहा जाएगा कॉर्नवालिस हो जाएगा, और चौथा में मतलब क्या हो जाएगा? वेलेजली होगा। किसने कहा था सर मैंने अपने मित्र को बहुत अधिक लाभ पहुंचाया, बिना ही अपने शत्रु को पंगु बना दिया? किसका स्टेटमेंट है? पूरब हमारे कदमों में, किसका स्टेटमेंट है? अब पूरब हमारे कदमों में किसका स्टेटमेंट है? विलेजली। ठीक है, ध्यान रखें। ठीक है, तो प्रथम मैसूर युद्ध के दौरान, ठीक है, व्यक्ति तो नेतृत्व, लेकिन अगर पूछा गवर्नर कौन था? बेरलास्ट इसका आंसर कई जगह पे लिया है। हालांकि गवर्नर का पद जो था 1773 के एक्ट में आता। ठीक है, कंपनी का अधीन जो था उसी के बेरलास्ट के अधीन था। गवर्नर जनरल का जो पद जो था, गवर्नर का जो पद जो था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सुमेलित है? ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक्सला सैपल की संधि, दूसरे कर्नाटक युद्ध में पांडिचेरी की संधि, प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि। ठीक है, अब बताना है दूसरा, दूसरी में श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, तो बताना कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये वाला आपका गलत है। ठीक है, बाकी सारे के सारे सुमेलित है। ठीक है, क्योंकि देखिए दूसरा वाला में किसका? मंगलौर की संधि होती है। ठीक है, किसकी संधि होती है? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी संधि होगी? मंगलौर की संधि होती है। ठीक है, पहला में किसकी संधि होती है? मद्रास की संधि होती है, दूसरा में मैंगलोर की संधि होती है, तीसरा में कौन सी संधि होती है? श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, चौथा में कौन सी संधि होती है? तो चौथा में कोई संधि नहीं होती है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो सहायक संधि की जाती है। किसके साथ? किसके साथ? किस राज्य के साथ? मैसूर के साथ सहायक संधि की जाएगी। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद एक्सला सैपल की संधि होती है, कहां पे? 1748 में होती है, यूरोप में संधि होती है। दूसरा कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि होती है? पांडिचेरी की संधि होती है। ठीक है, अब प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि होगी, दूसरा वाला में बात करेंगे तो मैंगलोर की संधि होगी, तीसरा वाला में कौन सी संधि होगी? तो तीसरा वाला में कौन सी संधि होगी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि होगी। ठीक है, और चौथा वाला में टीपू तो मारा ही जाता है, तो कोई संधि तो नहीं होती है, लेकिन अंग्रेज मतलब यहाँ पे आप देखोगे मैसूर के साथ सहायक संधि की जाती है। तो मैसूर जो था ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा कब बन गया? एक तरह से देखेंगे तो 1799 में सहायक संधि। ठीक है, अब आते हैं। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स कंसीडर व्हिच ट्रीटी एज मेयर पीस ऑफ पेपर, ठीक है, दैट वुड बी टेकन प्लेस विद द मराठा। मराठों के साथ होने वाली किस संधि को वारेन हेस्टिंग्स कागज का टुकड़ा मतलब मानता रहा? ठीक है, तो कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब हुई?
पुरंदर की संधि 1565। 1565 में पुरंदर की संधि होगा, 1776 में होता है। ठीक है, ठीक है, कब होता है? 1776 में। जी बताइए। हुआ था वो मान सिंह का, सिंह का। ठीक है, अंग्रेजों और मराठों के मध्य में पुरंदर की संधि का वारन हेस्टिंग कागज का टुकड़ा मानता था। पुरंदर की संधि 1 मार्च, ठीक है, 1765 को पेशवा माधव नारायण एवं अंग्रेजों के बीच में, किसके बीच में? पेशवा माधव नारायण एवं अंग्रेजों के मध्य में कौन सा संधि होता है? पुरंदर की संधि 1776 में। ठीक है, 1565 में कौन सी संधि होता है? कोई संधि नहीं। 1565 में लड़ाई होती है। कौन सी लड़ाई होती है? टालीकोटा राक्षसी तंगरी की लड़ाई होती है, विजयनगर साम्राज्य का पतन 1565 में। ठीक है, मराठा और ब्रिटिश के बीच निम्नलिखित संधियों को काला क्रमानुसार जो सबसे पहले से शुरुआत करते व्यवस्थित की। सालाबाई की संधि कब हुई? 82। पुरंदर की संधि 1776। सूरत की संधि 1776 वही में 75 में होगा। सूरत की संधि शायद 1760 है। नहीं 75 होगा। 75 देख लेता हूँ ना, क्या है, याद नहीं है मुझे। है ना 75। 1775 है। ठीक है, सूरत की संधि आपकी 1775 में होती है। पुरंदर की संधि 1776 में। बरगांव की संधि 1779 में। सालाबाई की संधि की बात करेंगे तो 1782 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तीनों संधि के नाम याद रखिए, चारों का। कब होती है सूरत की संधि? 1775। पुरंदर की संधि 76। बरगांव की संधि 1779। सालाबाई की संधि 1782। बिल्कुल। सालाबाई की संधि किसकी समाप्ति के बाद हुआ? सालाबाई की संधि किसकी समाप्ति हुई? ठीक है, तो प्रथम एंग्लो मराठा हुई। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो थी सालाबाई की संधि हो जाती है। ठीक है, 1782 में सालाबाई की संधि अंग्रेजों और मराठों के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया तथा एक दूसरे का विजित क्षेत्र वापस कर दिए गए। ठीक है, पेशवा माधव नारायण राय और अंग्रेजों के बीच इस संधि को संपन्न कराने वाले कौन थे? महादजी सिंधिया थे। ठीक है, इस संधि में, ठीक है, मराठों और अंग्रेजों के बीच लगभग 20 वर्ष तक की संधि बनी रही। 20 वर्ष तक लगभग कोई सा युद्ध नहीं होता। ठीक है, जिनमें से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेजा मराठा युद्ध का समाप्त हो गया? तो कौन सी संधि थी? जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ किस संधि से? ट्रीटी ऑफ सालाबाई। ठीक है, सालाबाई की संधि से मतलब क्या होता है? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? तो कौन सा होता है? ठीक है, तो यह किसी के पक्ष में जीत नहीं होती है, एक दूसरे का क्षेत्र को क्या करते हैं? वापस कर देते हैं। और 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के बीच में क्या बनी होती है? तो शांति बनी होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण था? बताइए। बेलेजली की मराठा शक्ति को नष्ट कर देने की इच्छा, मराठों के आपसी संघर्षों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप, पेशवा बाजीराव का अंग्रेजों का षड्यंत्र, या फिर मराठों तथा हैदराबाद के निजाम के मध्य होने वाले संघर्ष में अंग्रेजों का हस्तक्षेप? क्या होगा आंसर? क्या होगा बताइए आंसर नंबर? ठीक है, इसका बी होगा। ठीक है, क्या होता है ना, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, हस्तक्षेप वाला आंसर होगा। मराठों के आपसी संघर्षों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप। ठीक है, क्योंकि महादजी सिंधिया को मराठों का क्या बोलते जानते हैं? महादजी सिंधिया को मराठा को क्या बोलते हैं? कालिदास बोलते हैं, चाणक्य बोलते हैं, कौटिल्य बोलते हैं, मैकियावेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं मराठों का? ठीक है, मैकियावेली कहा जाता है। ठीक है, 1800 ईस्वी में, ठीक है, नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं दौलत सिंधिया ने मिलकर होलकर के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। बाजीराव ने होलकर से बदला लेने हेतु, ठीक है, उसके भाई बिट्ठू जी होलकर का वध करवा दिया। ठीक है, यशवंतराव ने इस घटना से कुपित होकर 1802 में पुणे को घेर लिया और सिंधिया और पेशवा की संयुक्त सेना को हराकर, ठीक है, शहर में मतलब क्या किया? यशवंतराव होलकर ने अधिकार कर लिया। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भागकर दिसंबर 1802 में 1802 में बेसिन में अंग्रेजों की मतलब अंग्रेजों के यहाँ शरण ली और इसी दिन 31 दिसंबर 1802 को, ठीक है, बेसिन की संधि होती है। ठीक है, तो 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों के साथ सहायक संधि भी मतलब स्वीकार कर ली। इस संधि के समय अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड विलेजली तथा इस संधि पर मराठों की ओर से पेशवा बाजीराव द्वितीय ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, इसको बसिन के संधि के नाम से जानते हैं। इस संधि को बसिन की संधि कहा जाता है। द्वितीय आंग्ल मराठा 1803 से 1805 ईस्वी का प्रमुख कारण मराठों के आपसी संघर्षों पर अंग्रेजों का हस्तक्षेप था। इसी कारण से द्वितीय आंग्ल मराठा समाप्त मतलब शुरू होता है। और कब से कब तक चलेगा? कब से कब तक चलेगा? 1803 से 1805 तक चलेगा। ठीक है, बसिन की संधि कब हुई? तो 1802 में हुई। ठीक है, बसिन की संधि किस मराठा शासक ने किया? मराठा क्या नाम था?
बाजीराव द्वितीय था। कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय था। उधर से कौन था? ब्रिटिश कौन था? ब्रिटिश कौन था? 1798 में कौन बनकर आया? कार्नवालिस। 1798 से लेकर 1805 तक कौन रहेगा? क्या नाम है उसका यार? बेलेजली होगा ना? बेलेजली है ना? बेलेजली, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कौन हो जाएगा? बेलेजली। बेलेजली, कार्नवालिस नहीं, बेलेजली, ठीक है। बेलेजली ने पेशवा बाजीराव द्वितीय का किस शर्त पर मदद करना तय किया? क्या शर्त थे? ठीक है, उसके मरणोपरांत पेशवा का पद समाप्त करने पे, गुप्त रूप से 15 लाख रुपए प्राप्त होने पे, उसके द्वारा सहायक संधि स्वीकार करने पे। तो यही रीजन है, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार कर लिया गया, इसी के द्वारा मतलब क्या किया गया? ब्रिटिश के द्वारा उसकी मदद की गई, ठीक है। बताना है किस मराठा राजनेता ने 31 दिसंबर 1802 को बसई, ठीक है, जिसको बसिन कहते हैं, बसिन की संधि पे हस्ताक्षर किए। क्या नाम था बसिन की संधि पे हस्ताक्षर करने वाला? तो ध्यान रखें, बाजीराव द्वितीय जो था बसिन की संधि पे क्या था? हस्ताक्षर करने वाला शासक था, ठीक है। अंगल मराठा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे विचार करना। अर्जुन गांव की संधि, देवगांव की संधि, बसिन की संधि। इसको कलाक्रम मतलब इसको सजाना है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले तो ध्यान रखिए, याद है संधि का साल? याद है? बसिन की संधि तो 1802 में है, ठीक है। अर्जुन गांव की संधि 1800, अर्जुन गांव के कब होगा? 1803 में। ये दोनों 1803 में ही है, ठीक है, जहां तक मुझे ध्यान में है, दोनों 1803 नहीं, देवगांव अर्जुन गांव 3 में है। देखता हूँ ना, देखिए बोले ना, दोनों 3 में ही है, ठीक है। बासिन की संधि की बात करेंगे 31 दिसंबर 1802 में होता है। देवगांव की संधि की बात करें भोसले एवं अंग्रेज के बीच में होता है, ठीक है। कब होता है ये संधि? ठीक है, 1803 में होता है, ठीक है। सुरजन अर्जुन गांव की संधि ये भी 1803 में ही होता है, ठीक है। लेकिन देवगांव की संधि की बात करेंगे तो वो भी 17 दिसंबर को है। और सुरजी अर्जुन गांव की संधि की बात करेंगे, ठीक है, ये आपको भी क्या है? 30 दिसंबर को। उसके राजपुर घाट की संधि एक होती है ना, वो 1804 में होती है, ठीक है, होलकर के साथ होती है, ठीक है, वो 1804 में होती है। तो 1803 में 2 संधि है, एक देवगांव की संधि है, एक सुरजी अर्जुन गांव की संधि है। सबसे पहले कौन सी संधि? देवगांव। पहले द आता है ना, फिर स आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देवगांव पहले है, जो कि बरार के साथ, भोसले जो बरार के थे उनके साथ किया गया। और सुरजी अर्जुन गांव की संधि की बात करें सिंधिया के साथ किया गया, ठीक है। एक संधि जो राजपुर घाट की संधि जो होती है होलकर के साथ किया जाता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय अंगल मराठा युद्ध के कारणों में से एक नहीं था? ठीक है, तो इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर था, ठीक है, अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ देने के लिए मराठों का समर्थन लेने के लिए पिंडारियों के तरीके, ठीक है, ध्यान रखें। कौन नहीं था? तो ये आपका नहीं था, ठीक है, ध्यान रखिए, तृतीय अंगल मराठा युद्ध का कारण ये नहीं था। बाकी कारण क्या क्या थे? तो मराठों प्रमुख विशेषकर पेशवा की इच्छा थी कि अंग्रेजों के साथ एक नई संधिया के द्वारा उनके ऊपर थोपे गए प्रतिबंधों को हटा दिया जाए, ये कारण था। दूसरा कारण था मराठा शक्ति को आखिरकार धक्का देने का अंग्रेजों का दृढ़ निश्चय था। और तीसरा कारण जो था, ठीक है, खिड़की स्थित प्रेसिडेंसी पर खिड़की जगह का नाम है, ठीक है, द अटैक और पेशवा बाजीराव अंडर रेसिडेंसी ऑफ खिड़की, यहाँ पे जो किया गया ये भी एक कारण था, ठीक है। चलिए 50 क्वेश्चन आज करेंगे। तृतीय अंगल मराठा युद्ध कब से 1817 से लेकर 1818 तक होता है। 1818 में मराठा साम्राज्य को समाप्त कर दिया जाता है, मतलब उसके बाद कोई भी पेशवा मतलब नहीं होता। मराठा साम्राज्य समाप्त कब होता है? तो 1818 में तृतीय अंगल मराठा युद्ध के बाद समाप्त कर दिया जाता पूरी तरीके से, ठीक है। उस समय कौन था? हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स नहीं था। 1818 में कौन सा होगा? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स होगा। इसके काल में हुआ मराठा शक्ति को आखिरी धक्का देने का दृढ़ निश्चय में भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करने का प्रयत्न था। लेकिन मराठा प्रमुखों का विशेषकर पेशवा बाजीराव द्वितीय की इच्छा थी कि अंग्रेजों के साथ की गई संधिया के दौरान उन पर थोपे गए प्रतिबंधों को हटा दिया जाए। हेस्टिंग्स से पिंडारियों के विरुद्ध अभियान को मराठा के प्रभुत्व चुनौती मिली एवं दोनों पक्षों के मध्य तनाव बढ़ गया। ये पिंडारी कौन थे? तो पिंडारी जो थे मराठा सेना के अधीन थे, लेकिन जब मराठा के साथ जब बसिन की संधि करके पूरे मराठा किला वगैरह को जब अधिकार में जब कर दिया जाता है, तो ये पिंडारी जो थे वगैरह बेरोजगार हो जाते हैं, ठीक है। तो बेरोजगार जब हो जाते हैं पिंडारी, तो ये लूटपाट करना शुरू कर देते हैं। लूटपाट का एक छोटा सा हिस्सा जो था मराठों को भी देते थे। पिंडारियों को मराठा का समर्थन प्राप्त था, इस वजह से मतलब क्या होता है, उसके बाद वजह से क्या होता है, तो उसके वजह से दोनों के बीच में दिक्कतें उत्पन्न हो जाती है। और मराठा के पिंडारी को लेकर मराठा जो थे ब्रिटिश के खिलाफ हो जाते, क्योंकि पिंडारियों का दमन कौन करता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स करवाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पूना अंग्रेज रेजिडेंट एल्फिस्टन ने पेशवा को मराठों की प्रधानता त्यागने के लिए बाध्य किया, अतः बाजीराव द्वितीय ने पूना के खिड़की स्थित रेसिडेंसी पर आक्रमण कर दिया, किंतु पेशवा अंग्रेजों से पराजित हुआ। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच में मतलब पूना की संधि। पेशवा बाजीराव द्वितीय जो था आखिरी था, इसके बाद 1818 में मराठा साम्राज्य को समाप्त कर दिया जाता है। अब पेशवा बाजीराव द्वितीय को रहने के लिए कानपुर के बिठूर भेज दिया जाता है। कहाँ पे?
कानपुर का बिठूर भेज दिया जाता। इसी का दत्तक पुत्र जो था नाना साहब, जो कि 1857 की क्रांति में फिर आपको दिखेगा। इनको निर्वासित जीवन जीने के लिए कहां भेजा जाता है? तो बिठूर। बिठूर कहां पे पड़ता है? कानपुर में। इन्हीं का जो दत्तक पुत्र था, गोद लिया पुत्र जो था नाना साहब, वो 1857 की क्रांति में आपको देखेंगे, क्योंकि नाना साहब की पेंशन जो थी रोक दी गई थी, क्योंकि यहाँ पे मतलब 1818 के बाद पेशवा जो थे अंग्रेजों का पेंशन भोगी बन जाएंगे। ठीक है, मतलब 1818 के बाद पूरी तरह से मराठा एम्पायर का कहानी समाप्त। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कल के क्लास में हम लोग कितने क्वेश्चन इसमें बहुत सारा क्वेश्चन होगा ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन करवा दो। तृतीयांगल मराठा युद्ध लड़ा गया, ठीक है, किसके द्वारा? लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। हमारा टारगेट क्या होगा ना, तो एक दिन में कम से कम 20 पेज को हम लोग कंप्लीट करें। ठीक है, 20 पेज को कंप्लीट करेंगे तो ये हमारा लगभग 25 दिन में ये हमारा समाप्त हो जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो फिर हम लोग साइंस पे हम लोग लग जाएंगे। ठीक है, बताइए रिवीजन कैसा हो रहा है आप लोग का? ठीक से हो रहा है?